नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, कोमोडोर एस बेल, समीर चौगांवकर साहब, आपके रोज के 4 मेहमान हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शनिवार है आज, तो आज जो भी नई खबरें हैं उनका विश्लेषण तो होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ एक जरा नजर चुनावी राज्यों पर खास तौर पर और कैसी भूमिका बन रही है सारे दलों की, पार्टियों की, गठबंधनों की, उसकी बात भी हम लोग करेंगे। बिहार से है खबर अच्छी, अच्छी का मतलब बिहार से खबरें ज्यादा हैं, तो ज्यादा होती तो हमारे लिए अच्छी बात है। महाराष्ट्र से काफी खबरें हैं। इसके अलावा बंगाल में कल मोदी जी की रैली थी, वहां से भी खबर निकल करके आई है, इसकी बात हम करेंगे। योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली आ रहे हैं, तो क्यों आ रहे हैं इसके बारे में भी आज चर्चा होगी। और उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए क्या योगी ने अपनी लाइन अब बिल्कुल सटीक फिट कर ली है, और वो अब क्या भाजपा की आधिकारिक लाइन है, इस पर भी आगे हम लोग आज बात करेंगे। लेकिन पहले बिहार की खबर से शुरुआत करते हैं। बिहार के चुनाव में नीतीश कुमार एक ऐसा फैक्टर है जो जरूरी भी है और एक मायने में मजबूरी भी है। एक बात तो साफ है कि नीतीश कुमार के बिना बिहार में कोई सरकार अभी तक तो मुमकिन दिखाई नहीं देती, और ये चुनाव भी उनके बिना संभव नहीं है। पहले के मुकाबले नीतीश कुमार की लोकप्रियता कम हुई है, ये बात सही है, लेकिन उन्हें माइनस करके बिहार के चुनाव को देखा नहीं जा सकता। अब यही वजह है कि चाहे प्रशांत किशोर की सभाओं में भीड़ बढ़ रही हो या तेजस्वी यादव पूरा जोर लगा रहे हो, कांग्रेस पार्टी अपनी खोई हुई जमीन को बचाने की जद्दोजहद कर रही हो, बिहार के चुनाव की धुरी अभी भी अगर कोई है तो वो नीतीश कुमार ही है। हालांकि इस बार एनडीए के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। बीजेपी को नीतीश कुमार के साथ जाने का एक नुकसान भी हो सकता है। चिराग पासवान कुछ ऐसे इशारे कर रहे हैं कि क्या वो अपना अलग रास्ता भी देख सकते हैं, इसकी बात भी होगी। जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेताओं के सामने खुद को साबित करने की चुनौती है। अब अगर कल प्रधानमंत्री मोदी की बिहार की रैली की बात करें तो नीतीश का जरूरी या मजबूरी होना, ये उस रैली में तस्वीरें आप देखेंगे तो उससे भी बड़ा साफ साफ दिखाई दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 33 मिनट का भाषण दिया और इसमें 7 बार उन्होंने नीतीश कुमार का नाम लिया। आप बीजेपी का नाम कितनी बार लिया जानते हैं? 2 बार। एनडीए का नाम भी उन्होंने 9 बार लिया। मतलब नीतीश कुमार और एनडीए, यहां पर इन्हीं पर ज्यादा जोर प्रधानमंत्री के भाषण में था। बीजेपी अकेले पार्टी के तौर पर प्रधानमंत्री ने कल ऐसी भावना प्रस्तुत नहीं की कि हम ही हम हैं। उनको मालूम है कि नीतीश कुमार को साथ में लेकर चलना क्यों जरूरी है। फिर नीतीश कुमार जब बोलने के लिए खड़े हुए तो नीतीश कुमार ने अपने भाषण की शुरुआत से लेकर अंत तक मोदी जी की तारीफ ही तारीफ की। अंत में तो बल्कि उन्होंने खड़े होकर के उन्होंने आग्रह किया, सामने जितने लोग थे, खड़े हो जाओ, सब लोग खड़े हो जाओ, खड़े होकर धन्यवाद दो प्रधानमंत्री जी का। अच्छा, पूरा पंडाल खड़ा भी हो गया, मोदी जी भी खड़े हो गए, मोदी जी ने जनता को नमस्कार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश कुमार जी को संबोधित कैसे किया? आपको याद है, एक सभा में उन्होंने कुछ वक्त पहले कहा था, बिहार के लाडले मुख्यमंत्री। कल उन्होंने कहा मेरे मित्र नीतीश कुमार। तो प्रधानमंत्री नीतीश कुमार के साथ अपनी नज़दीकियों को, अपनी केमिस्ट्री को, या यूं कहिए कि बिहार की सरकार में उनके होने को वो बार बार एक तरीके से अंडरलाइन करते हैं। अब मैं आपको मोदी जी की भी बात सुनाता हूं और नीतीश कुमार की भी बात सुनाता हूं, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि प्रधानमंत्री ने कल जिस तरीके से नीतीश कुमार का कॉन्फिडेंस बढ़ाया, या नीतीश कुमार ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री की तारीफें की, इसका क्या मतलब है। प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, नीतीश जी की सरकार से ये लोग बदला ले रहे थे। मेरे मित्र नीतीश जी की सरकार ने, और अभी घोषणा भी कर रहे थे, नीतीश जी की सरकार ने यहां लाखों युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ सरकार में नियुक्ति भी दी है। नीतीश जी ने अभी बिहार के नौजवानों को रोजगार के लिए भी नए निश्चय भी लिए हैं। नीतीश जी की टीम ने, बीजेपी की टीम ने और पूरे एनडीए ने इतने वर्षों तक यहां मेहनत की है। कितना बड़ा अच्छा काम होगा, जो भी जो कर रहे हैं, इससे चलते आयोजन बिहार में जो हुआ है वो गौरव की बात है। तो इसलिए इतना काम इन्होंने अभी हाल में किया है, और भी ज्यादा सब जगह घूम घूम करके एक एक जगह के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए मैं उनका नमन करता हूं, और इतना ज्यादा बराबर
हर महीने एक न एक बार आ करके कहीं न कहीं जा रहे हैं, तो मैं उनका नमन करता हूं। बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं और आज भी आपके बीच में आए हैं। सब लोगों का मैं नमन करता हूं और आप जान लीजिए कि कितना ज्यादा काम ये कर रहे हैं, तो ये बहुत बात है। इसके लिए आप सब लोग एक बार खड़ा होकर के उनका नमन करिए। खड़ा हो, सब खड़ा होकर के उनका नमन करो। तो इसीलिए बहुत अच्छा आपने काम किया। अब बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। खैर, लेकिन अब इसी पर हम लोगों को आज चर्चा करनी। बताइए त्रिपाठी जी, मोदी जी ने बार बार नीतीश सरकार कहा और नीतीश जी ने बार बार कहा बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, आपको नमन, क्या बताते हैं? एक तो ये कि मतलब आपने शुरू में नीतीश जी को सुना दिया तो देखिए मेरा तो खून बढ़ गया, बहुत आनंद आया देख के। मतलब राजनीतिक तौर पर ऐसे भाषण तो कम ही देखने को सुनने को मिलते हैं। इतना काम किया, वहाँ गए, सब जगह जा रहे हैं, कर रहे हैं, इसीलिए कुछ भी डेफिनेट नीतीश जी की बातचीत में आपको कभी नहीं मिलेगा। ये लक्षण होते हैं जब आप कोई चीज स्पेसिफिक नहीं बात कर रहे होते हैं। मतलब वो जो बोल रहे हैं वो कुछ कह रहे हैं, वो बस मोदी जी की प्रशंसा उनको करना है। राजनीतिक गठजोड़ के लिहाज से देखें तो बड़ा शानदार है, भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से देखें तो अति उत्तम है। लेकिन सवाल यह है कि ये जो बहुत शानदार अति उत्तम है, और मुझे ऐसा दिखता है, मेरा ऐसा मानना है कि अभी जो स्थितियां हैं उसमें एनडीए गठजोड़ और जो महागठबंधन है उसमें बहुत कांटे की लड़ाई है, लेकिन एनडीए का पलड़ा भारी है। और मैं उसको कई बार कह चुका हूं कि वो 32% पर रुके हुए हैं, उनके विरोधी बहुत हैं, इनके विरोधी बहुत नहीं। अगर मुसलमान छोड़ दें तो इस वाले गठजोड़ का कोई पक्का वाला विरोधी नहीं, कोई भी पाला बदल सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जाते हैं इनका वाला पाला एनडीए का, एनडीए वाले कहीं भी जा सकते हैं। एनडीए का पाला एनडीए के लिए है कि उनके पास संभावनाएं बहुत हैं। ओके, तेजस्वी जी ने जो, और संभावनाएं तेजस्वी जी के पास भी बहुत थी। हम लोग पिछले 1.5-2 सालों से तो उनके बारे में जो बात कर रहे थे उसमें लग रहा था, लेकिन पिछले 6 महीने में अब पता नहीं वो हड़बड़ी में आ गए या लालू जी का प्रभाव बहुत ज्यादा हो, जो भी वजह हो, वो अब दिखने लगा है कि उन्होंने अपने उन विरोधियों को जो थोड़ा भूल रहे थे, जिनको लग रहा था कि नहीं ये नौजवान है, ये ठीक है, चाहे जो आप कहिए, लेकिन ये आगे बढ़ा सकता है बिहार को, ये वो वाला जो लाठी वाला तंत्र था उससे बाहर निकल के आया है, वो शायद गड़बड़ हो गया। और मेरा यह मानना है कि जब ऐसा शानदार गठजोड़ दिखता है तो फिर वर्कर को कोई दिक्कत नहीं। हम आप ये चर्चा कर सकते हैं, जैसे पॉलिटिकली हम कहेंगे कि भाई नीतीश जी मुख्यमंत्री रहने लायक नहीं है, हम बार बार कहते हैं, फिर कहेंगे, लेकिन जो वर्कर है उसको लगता है हमारा नेता उनका नेता वो एक साथ चल रहा है, एकदम कोई लड़ाई नहीं है, कोई एक दूसरे की टांग खिंचाई नहीं है। तो मुझे बहुत सॉलिड ये कॉम्बिनेशन दिखता है, बहुत अच्छे से काम करता हुआ दिखता है। और जो वो डेवलपमेंट वाला जो उनका एक कहें कि जो थीम होती है वो बहुत मजबूत है, फाउंडेशन बड़ी स्ट्रांग है। आपको भी ऐसा लगा क्या कि जितने सवाल नीतीश कुमार जी की सेहत पर या वो कितने इफेक्टिव रह गए हैं या कितना ध्यान दे पा रहे हैं, उठ रहे थे इन बातों को, कल प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से उनसे उनका जिक्र किया, मेरे मित्र हैं, बार बार नीतीश सरकार ने ऐसा काम किया, इससे थोड़ा उनका स्टॉक अप करने की कोशिश की है क्या? नहीं, स्टॉक अप तो करेंगे ही, साथी है तो उसको बढ़ाना होता है। लेकिन मेरा इसमें बड़ा सीधा सा मानना है कि जब नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी किसी को मेरे मित्र कहते हैं तो उसको लेवल अप भी करना होता है, ये तय होता है। मतलब इसमें कोई भ्रम मत मानिए, वो लेवल अप होगा, यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी से ऊपर वो रहेंगे, अब ये तय। मेरे मित्र खट्टर जी स्कूटर पे बैठ के हम एक साथ घूमते थे, खट्टर जी देखिए आज केंद्र में मंत्री हैं, कितना शानदार है। मेरे मित्र शिवराज चौहान थे, देखिए मुख्यमंत्री की कुर्सी से आके आज यहां मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं। और ऐसे ढेर सारे मेरे मित्र रहे हैं जो, और मैं मित्र कह दिया, मतलब असम याद दिला दूं, सर्बानंद सोनोवाल, वो भी मेरे मित्र हुए थे और वो यहां आए थे। तो यानी भूमिका बढ़ने वाली है। तो गजब बात कह रहे हैं। तो मतलब मित्र कह दिया, मतलब अब मुख्यमंत्री से अब एलिवेट होकर सेंटर में आएंगे। मित्र कहां रहता है? मित्र दूरी पर नहीं रहता है, मित्र नजदीक रहता है, साथ रहता है। तो मोदी जी के साथ रहेंगे। तो अब पटना में उनकी भूमिका, मतलब ये मेरा अपना विचार है, हो सकता है कि एकदम मैं गलत हूं, लेकिन मेरा अपना विचार है कि मित्र की भूमिका नजदीक है। भाई इनको लग रहा है मोदी जी ने मित्र कहा, मतलब नीतीश जी का मुख्यमंत्री के तौर पर अब यह आखिरी 4 महीना बाकी है। निश्चित रूप से उसमें से हर्षवर्धन जी ने 1-2 नाम और छोड़ दिए मित्र के रूप में, मैं उनका भी जिक्र कर देता हूं। येदियुरप्पा को भी प्रधानमंत्री मोदी ने जब मुख्यमंत्री बनाया था तो कहा था मेरे मित्र को मुख्यमंत्री बनने की बधाई। कुछ दिनों बाद फिर वहां से उनका इस्तीफा हो गया, मुंबई जी वहां मुख्यमंत्री बन गए, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर आ गए। तो मुझे लग रहा है कि अभी नीतीश कुमार का कल प्रधानमंत्री ने बहुत तारीफ की, निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि बिहार में बिना नीतीश के आप सरकार बनाने की स्थिति में नहीं हो।
नीतीश कुमार का जो अगर आप लोकसभा में देखेंगे तो 18-18.5% का वोट बैंक रहा है। 2020 का अगर चुनाव देखेंगे तो 15.5% का वोट बैंक है। और नीतीश कुमार का अपना एक वोट बैंक है। वो कितने भी बीमार लगे, वो कितने भी राजनीतिक रूप से कमजोर हो जाए, उनका एक अपना मजबूत वोट बैंक उन्होंने बना के रखा है, जिसमें एक महिलाओं का एक बड़ा वर्ग है, अति पिछड़े हैं, उनके पास उनकी खुद की जो जाति है उस जाति के उनके साथ वोट बैंक जुड़ा हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में कमजोर जरूर हुए, लेकिन सत्ता उन्हीं के साथ जाएगी जिसके साथ नीतीश कुमार रहेंगे। बिना नीतीश कुमार कोई सत्ता बनाने की स्थिति में नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार फिलहाल जरूरी है। और अभी तो प्रधानमंत्री मोदी की कोई वैसे राजनीतिक रैली नहीं थी जिससे चुनाव की जब घोषणा हो जाती है, अधिसूचना जारी हो जाती है, उसके बाद जब खुलकर मैदान में आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, चुनाव प्रचार होता है, सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, गठबंधन में सीटों का बंटवारा होता है, घोषणा पत्र आता है, तो उसके लिए भी समय लगेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सीधा सीधा संकेत है जो प्रधानमंत्री मोदी का कल का भाषण रहा है, नीतीश कुमार जिस तरीके से भाषण दे रहे हैं। अब देखिए, पहले नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी जब बिहार में भाषण देते तो नीतीश कुमार के एक भाषण का एक अलग लेवल हुआ करता था। आज देखिए, कल उनके भाषण में ऐसा कुछ भी नहीं था। बस गनीमत यह है कि उन्होंने कल मोदी जी के पैर नहीं छुए, नहीं तो वो अक्सर जिस तरीके से व्यवहार करते हैं कि भाई बैठे हैं तो बैठे बैठे पैर छू लेते हैं, तो इस स्तर पर वो नहीं गए। मुझे लग रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को जानती है कि नीतीश को चुनाव तक साथ में रखना है, नीतीश का वोट बैंक है, और भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश करेगी कि माइनस नीतीश एनडीए के बाकी सहयोगी दलों के साथ बहुमत बनाने की स्थिति में आ जाए, फिर अपना मुख्यमंत्री बनाए। नीतीश का क्या करना है ये पार्टी चुनाव के बाद तय अरे करेगी। कल हमारे कॉफी पर कुरुक्षेत्र प्रोग्राम में शाम को आए थे जनस्वराज पार्टी के नेता पवन वर्मा जी। अच्छा, पवन वर्मा जी नीतीश कुमार के एडवाइजर भी रह चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट उनको भी बनाया था पीके की तरीके से, दोनों को साथ में ही निकाला था नीतीश कुमार ने पार्टी से। तो वो ये बता रहे थे कि अच्छा, बड़े सोबर आदमी है, तो वो उस तरीके से कोई राजनीतिक टिप्पणी करते नहीं है वो। लेकिन उन्होंने जब बात की नीतीश कुमार की तो उन्होंने कहा, देखिए मैंने तो बहुत नज़दीक से काम किया है और पर्सनली मैं आज भी उनको रिगार्ड करता हूँ, लेकिन ये बात सच है कि उनकी सेहत अब ठीक नहीं है और वो अब अपने कैबिनेट के सहयोगियों को पहचानते भी नहीं हैं। ये पवन वर्मा ने मुझे बताया कल। अब कितनी सच्चाई है मैं नहीं जानता, कि जो चर्चाएं चल रही हैं इसी में उन्होंने कल की और बड़ा जिक्र कर दिया। देखिए, आपने जिस तरह से इंट्रो किया था उसमें सारी बात आ गई थी, ज़रूरी भी है, मजबूरी भी है, सारी बातें। बचा कुचा जो करना था वो हर्षवर्धन जी ने कर दिया मित्र के बारे में बता के, और मित्र की पूरी हिस्ट्री बता दी प्रधानमंत्री जी के मित्रों का क्या होता है, मतलब उनका एलिवेशन होता है तो वो दिल्ली आ जाते हैं। तो वो मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि भाई जो लापता मुख्यमंत्री थे 1 महीने से, जो क्राइम लगातार हर दिन हो रहा था, हत्याएं हो रही थी, लूट हो रही थी, तमाम तरीके की घटनाएं हो रही थी, वहाँ जब नज़र नहीं आए, कम से कम नज़र आए तो मुझे लगा हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। तो ये भी एक बधाई की बात है, अच्छी बात है। हालांकि भाषण में तो उन्होंने कुछ बोला नहीं कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और वो निराला और पंत मुझे याद आ रहे थे, जिस तरह से सारी चर्चा वहाँ पर हुई कि निराला पंत की तारीफ करें, पंत निराला की तारीफ करें, वो चलता था हिंदी साहित्य में। तो कल वही हो रहा था, तो वो हो रहा था वहाँ पर। मुद्दा ये साफ है कि मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, मैं केवल इस पर जानना चाहता हूँ कि वो चुनाव तक मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे। कितनी मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की कि चुनाव के बाद तो नहीं होंगे, इसके लिए फिर मैं वही कहूँगा कि लिख कर ले लो, वो तो संभावना नहीं है। मतलब वैसे राजनीति में कुछ भी हो जाए तो अलग। एक थोड़ा समय लिखवाई सर, आप लिख के देंगे तो फिर बना ही दिया जाएगा, ऐसे मत करिए सर। ये वाला चुनाव के बाद वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, ये तो लगभग सभी लोग मान रहे हैं। हाँ। केवल हमारे कार्यक्रम में शामिल कितनी मदद कर सकते हैं, बट चुनाव तक क्यों, चुनाव तक पर भी आपको शक क्यों है? नहीं, जिस तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति बिहार में चल रही है, वो आप ये मत समझिए कि केवल नीतीश कुमार की सरकार है, वो बीजेपी की भी सरकार है। आप माने ना माने, लोगों को तो पता है ना। और वो 2/3 तो बीजेपी की सरकार है, 1/3 नीतीश कुमार जी की सरकार है कायदे से। तो लेकिन 45 दिन में नहीं, बाकी अधिसूचना जारी होने में 45 दिन मुख्यमंत्री क्या कर लेंगे, वो रहेंगे नहीं है मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य को लेकर। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि चुनाव तक वो रहेंगे, तो उसके बाद और तय हो जाएगा कि वो नहीं रहेंगे। जितने दिन नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहेंगे चुनाव से पहले, उतना पक्का होता जाएगा कि वो नीतीश कुमार जी चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। इसकी संभावना है, बाकी सब बदल रहा है। स्वास्थ्य को लेकर मैं निजी टिप्पणी नहीं करता कि जो है वो, और मैं नहीं जानता इस समय सबसे बड़ा इशू वही बन गया है इशू। उनके लिहाज से। हाँ, नहीं वो है इशू, उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, और जैसे वो भाषण भी दे रहे हैं उसमें कोई स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे, वो सब बात है। लेकिन ठीक है, स्वास्थ्य एक अलग चीज होती है जिस पर चर्चा क्या करना। जब हम कल सर्वे की डिस्कस कर रहे थे, सी वोटर सर्वे का, हमने कहा 1% के करीब वोट कम हुआ। मैं एक और सर्वे देख रहा था, उसमें 3% वोट जो है इनका रिड्यूस हुआ है, पॉपुलर वोट। यानी कि 18.5% पहले था, अब 15.5 के आसपास वो बातचीत चल रही है।
और कितना लॉ एंड ऑर्डर ने इफेक्ट किया है वो जरूर करेगा। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर टोटल मर्डर्स अगर हम गिने तो उतने ही होंगे जितने पिछले साल थे, लेकिन जो इस समय हाई प्रोफाइल मर्डर्स हो रहे हैं, जिस हिसाब से बेक ऑफ तरीके से हो रहे हैं, उसका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पब्लिक पे जरूर पड़ता है। और तीसरी चीज आती है डेवलपमेंट। इनको हमेशा से सुशासन का गुरु गिना गया है, लेकिन अगर हम देखें पिछले 4-5 साल में क्या डेवलपमेंट हुई है, तो ताज होटल एक बना है 124 रूम का पटना के अंदर, 600 करोड़ का मेदांता हॉस्पिटल बना है, पेप्सिको की 2 कंपनियां लगी हैं बेगूसराय और बक्सर में, अंबुजा सीमेंट्स का 1600 करोड़ का प्रोजेक्ट है नवादा के अंदर, और एससी सेट 2 बनाए जा रहे हैं वेस्ट चंपारण में और बक्सर में। मतलब कि कोई खास बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हुआ है बिहार के अंदर। तो इसका मतलब यह भी है कि आम जनता है वो कहीं ना कहीं इस बात से जरूर खुश नहीं है, और साथ में पलायन कम नहीं हुआ है, पलायन तो बढ़ ही रहा है, और यह रिफ्लेक्टिव है कि डेवलपमेंट उतनी अच्छी नहीं हुई। अब वोट परसेंटेज की एक आखिरी चीज मैं कहना चाहता हूं, आरजेडी का वोट परसेंटेज 23% के आसपास था, लेकिन सीटें कम थी। बीजेपी का 20% के आसपास। इनका अगर 15.5% होता है तो एनडीए को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है, अगर ये कोई और बदलाव नहीं लेते या फिर एलजेपी का बढ़ता नहीं है। चलिए आगे अब बंगाल की बात करते हैं। बंगाल में नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल खुल्लम खुल्ला टीएमसी को कल चैलेंज दिया। बिहार से वो दुर्गापुर गए थे और वहां की रैली में उन्होंने ऐलान किया कि घुसपैठियों को किसी भी कीमत पर देश में नहीं रहने दिया जाएगा। मोदी ने टीएमसी पर आरोप लगाते हुए कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर हमले भी बर्दाश्त नहीं होंगे। आपको याद होगा ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के लिए बहुत आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। इन्होंने कहा था कि हम सम्मान सबका करते हैं, लेकिन अगर चुनाव आयोग बीजेपी की दलाली करेगा तो हम बोलेंगे। घुसपैठियों का सवाल इसलिए आ गया क्योंकि ममता बनर्जी ने अभी एक मोर्चा निकाला था, इसमें उन्होंने ये आरोप लगाया बीजेपी शासित राज्यों के अंदर बांग्ला भाषी लोगों के साथ अत्याचार जो हैं वो बढ़ रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कल ये कहा कि जो इस देश में आपराधिक तरीके से आया है अंदर, जो हमारा नागरिक नहीं है, कानून उसके खिलाफ काम करेगा, ये मोदी की गारंटी है। यहां टीएमसी ने अपने स्वार्थ में पश्चिम बंगाल की पहचान को भी दांव पर लगा दिया है। इसके लिए यहां घुसपैठ को बढ़ावा दिया जा रहा है, घुसपैठियों के फर्जी कागज बनाए जा रहे हैं। इसका एक पूरा इकोसिस्टम यहां डेवलप किया गया है। तुष्टीकरण के लिए टीएमसी हर हद पार कर रही है। ये देश के संविधान को, संवैधानिक संस्थाओं को भी चुनौती दे रहे हैं। टीएमसी अब उनके समर्थन में खुलकर उतर आई है। जो भारत का नागरिक नहीं है, फिर से सुन लीजिए, जो भारत का नागरिक नहीं है, जो घुसपैठ करके आया है, उसके साथ भारत के संविधान के तहत न्याय सम्मत कार्रवाई होती रहेगी। बंगाल की अस्मिता के खिलाफ होने वाली किसी भी साजिश को बीजेपी कामयाब नहीं होने देगी। ये आपको मोदी की गारंटी है। अच्छा, घुसपैठियों वाली बात कही उन्होंने बंगाल में है, लागू बिहार पे भी होती है। बिहार में भी तो इसी बात पर हंगामा है ना कि चुनाव आयोग ने कहा वही वोटर होगा जो भारत का नागरिक होगा। वही प्रधानमंत्री ने बंगाल में जाकर के कह दिया, तो मैसेज बिहार के लिए भी है। लेकिन एक और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। कल जो प्रधानमंत्री का भाषण हुआ, इसमें ममता बनर्जी का नाम एक बार भी नहीं था। एक जगह भी उन्होंने सीधे ममता दीदी, ममता बनर्जी ऐसा कुछ नहीं बोला। वो टीएमसी बोला उन्होंने, टीएमसी का राज में ये हो रहा है, टीएमसी के राज में विकास नहीं हुआ, लेकिन कहीं भी डायरेक्ट रेफरेंस ममता बनर्जी का ना देना। क्या बीजेपी को ये लगा है कि ममता बनर्जी को जब सीधे सीधे हम हेड ऑन टारगेट करते हैं तो उसका हमको नुकसान होता है? वो एक पर्सनैलिटी क्लैश बन जाता है, नरेंद्र मोदी वर्सेस ममता बनर्जी, और फिर वो बंगाल के लोगों के लिए फिर ममता बनर्जी उसको बंगाली अस्मिता का मुद्दा बनाकर वहां स्कोर ज्यादा करती हैं। अच्छा, आप याद कीजिए, मोदी जी बोलते थे दीदी ओ दीदी,
उसको जो है बड़ा विपक्ष ने बुनाने की कोशिश की थी कि एक महिला का अपमानजनक तरीके से नाम लिया जाता है। तो क्या ये एक स्ट्रैटेजी भी है? इस पर बात करेंगे। सुनाता हूं आपको एक बयान और। बंगाल बदलाव चाहता है। बंगाल विकास चाहता है। बांग्ला परिवर्तन चाहे। बांग्ला उन्नयन चाहे। बंगाल की बदहाल स्थिति को बदला जा सकता है। बीजेपी सरकार आने के बाद कुछ ही वर्षों में पश्चिम बंगाल देश के टॉप इंडस्ट्रियल राज्यों में से एक बन सकता है। ये मेरा दृढ़ विश्वास है। पश्चिम बंगाल के पास हर शक्ति मौजूद है। बस यहां की टीएमसी सरकार बंगाल के विकास के आगे दीवार बनकर खड़ी है। जिस दिन टीएमसी सरकार की दीवार बंगाल में गिरी, उसी दिन से बंगाल विकास की नई तेजी पकड़ लेगा। त्रिपाठी जी बताइए, ममता सरकार से टीएमसी सरकार, आपको लगता है सोची समझी कोई रणनीति है इसके पीछे? नहीं, होनी चाहिए। अभी जिस तरह से पिछले 3 चुनाव और उसके बीच के पंचायत चुनाव और दूसरे जो चुनाव रहे हैं, उसमें जिस तरह से जब ममता बनर्जी का नाम आता है और ममता बनर्जी खड़ी होती हैं तो भारतीय जनता पार्टी छोटी दिखती है। वो मोदी बनाम ममता भले न हो उस तरह से, लेकिन वो ममता बनाम राज्य बीजेपी के नेता होता है तो सब बहुत बौने दिखते हैं। इसमें कोई बहुत मतलब बहस नहीं हो सकती, इसमें विवाद नहीं हो सकता है। शुभेंदु बिल्कुल जिसको कहें कि बहुत ताकतवर नेता है, सब कुछ है, लेकिन वो हैं कौन? वो ममता बनर्जी के एक सिपह सलार थे, वन ऑफ द लेफ्टिनेंट्स थे। वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक अलग से वो बहुत बड़े नेता के तौर पर थे, वो ममता जी के ही एक सिपह सलार थे। अगर भारतीय जनता पार्टी इस रणनीति पर काम करती है तो उसको 2 तरह से लाभ होगा। एक तो राज्य का कोई नेता या पश्चिम बंगाल में है कौन ममता जी के सामने, इससे वो बाहर आएगी। दूसरा, ममता बनर्जी को 2011 से 2026 15 वर्ष हो गए हैं। अब एक सरकार पर जब आप सीधे हमला करते हैं व्यक्ति को छोड़कर, तो सरकार के अच्छे बुरे कामों पर ज्यादा चर्चा होती है। और रणनीतिक तौर पर देखें, या तो ममता बनर्जी पर कोई ऐसा आरोप होता कि भाई बड़ा वो मतलब शीश महल टाइप होता है, भ्रष्टाचार का या ऐसा कोई आरोप मतलब कुछ होता उनको, तो उनके ऊपर कुछ नहीं लगता है। आप कोशिश भी करते हो तो अभिषेक बनर्जी को खींचते हैं। वो अभिषेक का कौन साथी था, विनय मिश्रा, जो बाहर जाके कहीं बस गया है, उसको आप खींचते हैं। तो इसका मतलब ये हो कि 15 वर्षों में ममता बनर्जी पर्सनालिटी पर डेंट करने के लिए आपको कुछ मिल नहीं रहा है। तो ये रणनीति अगर है, होनी चाहिए जो कि, तो बहुत अच्छी रणनीति है कि आप टीएमसी गवर्नमेंट, उसके राज में हो रही गुंडागर्दी, उसके राज के भ्रष्टाचार, और जिसको बार बार नरेंद्र मोदी कहते हैं कि एक ऐसा सिंडिकेट क्लब कल्चर है। और ये जो मोदी जी कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आए, सचमुच पश्चिम बंगाल का दुर्भाग्य है कि जो अपने आप में पूरा ईस्ट का सबसे बड़ा सेंटर है, उस कलकत्ता को आज इस दशा में पहुंचना पड़ रहा है। बताइए। और सर, दूसरा मुद्दा जो वोटर लिस्ट रिवीजन का है, बिहार में कार्रवाई चल रही है, वहां उसको बड़ा मुद्दा बनाया विपक्ष ने। उन्होंने कहा जारी तो रहेगा और बंगाल में भी होकर रहेगा। ये बात तो ठीक है, बीजेपी लगातार कह रही है, लेकिन मैं बार बार ये सवाल करता हूँ, मना किसने किया है? ये अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए 11 साल में किसने मना किया है? ये कोई जवाब देता है बीजेपी में? और जब भी चुनाव होते हैं, वो बिहार में हो, वेस्ट बंगाल में हो, और अभी पिछले दिनों हमने विधानसभा चुनाव देखे थे झारखंड में, वहाँ भी घुसपैठियों का मसला था। उस घुसपैठियों के मसले का क्या हाल देखा आपने? वहाँ पर तो सबसे पावरफुल एग्रेसिव चीफ मिनिस्टर जो हेमंत बिस्वा शर्मा है, वो पूरा कैंपेन का इंचार्ज बने हुए थे। और मुझे लगता है केवल वो घुसपैठिए दामाद के कैंपेन की वजह से बीजेपी को वहाँ पर नुकसान हुआ।
बिहार को आप देखिए, बिहार में बिल्कुल ट्विस्ट कर लिया बीजेपी ने। अवैध घुसपैठियों की चर्चा अभी आज से आपने भी कहा, प्रधानमंत्री जी ने नहीं की उसकी चर्चा, और जो चुनाव आयोग का रिवीजन हो रहा है उसमें भी अवैध घुसपैठियों की बात नहीं की गई है। उन्होंने कहा इतने लोग मर गए हैं, इतने लोगों का डिलीशन है, इतने लोग बाहर गए। नहीं, उन्होंने तो साफ कहा ना, जो भारत का नागरिक नहीं है उसको वोट नहीं डालने देंगे, और घुसपैठियों को वोट बैंक की तरह बढ़ावा मिल रहा है बंगाल में। बंगाल में कहा ना, बिहार में नहीं कहा ना। बिहार में अभी चुनाव हो रहे हैं ना, बंगाल में चुनाव होंगे। और मैं तो कह रहा हूँ ना, 11 साल से आप हैं, यदि कोई ऐसा हो जो जिसने कहा कि भाई अवैध घुसपैठियों को मत रोकिए, मतलब रोकिए उनके, या बाहर भेज दीजिए, उनके खिलाफ एक्शन लीजिए, वो क्यों नहीं कर रहे आप? अभी यदि किसी दिन किसी ने ये सवाल पूछा, तब क्या जवाब है इस बात का? और बिहार में तो आपके पास 20 साल से आपकी सरकार है। वेस्ट बंगाल में तो आप कह लीजिए कि ममता बनर्जी की सरकार है, वहाँ पे पोरस बॉर्डर है, वो सब भी है, लेकिन वो पोरस बॉर्डर भी आप ही के पास है। तो मुद्दा वो है। और मुझे लगता है यदि आपने फिर से बंगाल में अवैध घुसपैठियों का मामला बनाया, अब एक तो हम लोगों के थॉट प्रोसेस में है कि ममता बनर्जी जब कहती हैं बांग्ला भाषियों पर वो हो रहा है, अत्याचार होगा तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो हम समझते हैं बांग्ला भाषी बांग्लादेशी हैं। ममता बनर्जी ने तो बांग्लादेश, हम नहीं समझते, ये बीजेपी वाले जवाब देते हैं, मतलब एक जनरल आरोप लगाते हैं, आरोप के तौर पे ये बात की जाती है। आप बंगाली भाषियों के लिए नहीं, लेकिन बांग्लादेशी या बांग्ला भाषियों पर एक तो वो उनकी जो सब नेशनलिज्म है ममता बनर्जी का, उसके आगे बीजेपी अभी आई नहीं पाई है, भद्रलोक के आगे वो उनके साथ मिल नहीं पाई है। और ममता ये अच्छा ही किया है कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी से हेड ऑन नहीं कर रहे, क्योंकि वो लड़ाई बड़ी मुश्किल है। अभी आपने ये जो बात छेड़ी ना, अभी ये बांग्लादेशी बांग्ला भाषी वाला जो विवाद चल रहा है, इसमें असम से एक बहुत रिएक्शन आया है हेमंत बिश्व शर्मा का। जो विजय जी का सवाल है, बस एक लाइन का, भाजपा के अलावा और कौन है जो इनको चिन्हित करने का कभी भी अभियान चलाता है? अब मैं आपको असम की बात बताता हूं, जहां पर राहुल गांधी और हेमंत बिश्व शर्मा के बीच में एक बॉक्सिंग मैच चल रहा है। मतलब मुक्के नहीं चल रहे हैं, लेकिन धमकियां चल रही हैं, और वो भी उससे बड़ी चल रही हैं। बात तो जेल में डालने तक की होने लगी है। तो क्यों है ऐसा, ये मैं आपको बताता हूं। दरअसल राहुल गांधी असम के दौरे पर गए, वहां उन्होंने पब्लिक मीटिंग भी की और क्लोज डोर मीटिंग्स भी की। तो वहां तो एक कांग्रेस पार्टी की एक बहुत बड़ी कमजोरी भी सामने आई। राहुल गांधी ने पहले क्लोज डोर मीटिंग में ये बोला अपने नेताओं से कि तुम लिख के ले लो, ये हेमंता जो है ये जेल जाएगा, अब ये बहुत जल्दी होने वाला है, ये असम की जनता ही हेमंता बिश्व शर्मा को जेल में डालेगी। ये बात उन्होंने क्लोज डोर मीटिंग में बोली, और इससे पहले कि वो पब्लिक रैली में बोलते, जो उन्होंने बाद में बोला, लेकिन उससे पहले ही हेमंता बिश्व शर्मा ने ट्विटर पर इसका जवाब लिख दिया। मतलब उस क्लोज डोर मीटिंग में जो लोग बैठे थे, उनमें से किसी ने हेमंता बिश्व शर्मा को फोन करके बता दिया कि साहब आपके बारे में राहुल जी ने ये कहा है। अब पता नहीं राहुल जी ने इसके बारे में अपने नेताओं से पूछताछ की कि नहीं, कि भाई किस तुम में से कौन है खबरी, कौन मुखबिर है तुम में से। बहरहाल फिर उन्होंने पब्लिक रैली में ये बात कही कि ये जो अपने आप को असम के राजा समझने लगे हैं आपके मुख्यमंत्री, ये जेल जाएंगे भ्रष्टाचार के आरोप में, इनके पूरे परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। ये आरोप उन्होंने लगाया। तो अब हेमंत बिश्व शर्मा हिसाब तो वैसे ही नहीं किसी का रखते उधार, और राहुल गांधी का तो बिल्कुल ही नहीं। तो उन्होंने पब्लिक अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा मेरे बारे में कह के गए हैं। पहले तो असम, क्या ये यही बात करने के लिए आए थे, कुछ और काम था इनको? मतलब मुझे सिर्फ धमकी देने के लिए असम आए थे, वो तो दिल्ली से भी दे सकते थे। चलिए यहाँ आए, मेरे बारे में बोले, इन्होंने मेरा ही मान बढ़ाया ऐसा करके। फिर उन्होंने आगे कहा कि मुझे कहा कि मैं जेल जाऊंगा। आरोप तो राहुल गांधी पर भी है, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे जेल जाने से पहले ये खुद जेल चले जाएं। राहुल गांधी बेल पे बाहर हैं नेशनल हेराल्ड के मामले में। फिर उन्होंने असमी भाषा में बात करते हुए उन्होंने कुछ बोला है, वो हमने उसको ट्रांसलेट किया है। मतलब सीधा सा उसका था, राहुल गांधी जी ठेंगा। उनके दिल की गहराई में डर है, क्योंकि वो जानते हैं कि एक ना एक दिन कांग्रेस के जो बब्बर शेर हैं, उन्हें पकड़ के जेल के अंदर डाल देंगे। वो जानते हैं कि जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उनके परिवार ने जो भ्रष्टाचार किया है, कभी ना कभी उसका हिसाब उन्हें असम की जनता को देना पड़ेगा। কংগ্ৰেছ পাৰ্টি পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই। কংগ্ৰেছ পাৰ্টি যেনেকৈ আছে তেনেকৈয়ে থাকিব, আৰু এইবিলাক নতুন কথা কৈ লাভ নাই। খালি ৰাহুল গান্ধীক এটা কথা মই কৈ থৈ দিওঁ যে ময়ো
অসমতে জন্ম কৰা এটা অসমীয়া দুধদানি খাই মই জন্ম হোৱা নাই মাৰ গাখীৰ খাই জন্ম হৈছোঁ গতিকে ৰাহুল গান্ধীক বুঢ়া আঙুলি तो उन्होंने राहुल गांधी को जो है ठेंगा दिखा दिया। 8 महीने बाद अगले साल मार्च में असम के अंदर चुनाव होने जा रहा है और राहुल गांधी और हेमंत बिश्व शर्मा की जो लड़ाई है, दुश्मनी कह लीजिए, अदावत कह लीजिए, जो भी, वो तो जग जाहिर है। इसके बारे में गुलाम नबी आज़ाद साहब ने किताब में बड़ा लंबा चौड़ा जिक्र किया था, जो अब खुद ही अलग हो गए अब कांग्रेस से। समीर जी आपको उसके बारे में और ज़्यादा बता सकते हैं। उन्होंने बताया कि भाई हेमंता जी बागी हो गए, मैं सोनिया गांधी के पास गया, तब ये नेता होते थे कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने कहा ये छोड़ देगा पार्टी और इसके जाने से हमको बहुत नुकसान होगा। गुलाम नबी आज़ाद ने सोनिया गांधी से कहा, सोनिया गांधी का नहीं, रोको उनको, किसी भी तरीके से मनाओ, ही शुड नॉट लीव। ये सोनिया गांधी की भावना थी कि हेमंत तक पार्टी छोड़ के नहीं जाने चाहिए। उन्होंने कहा, बोले कि एक बार लेकिन राहुल से भी बात कर लेना। तो मैं राहुल गांधी के पास गया। तो जब मैं राहुल गांधी के पास गया तो मैंने देखा कि वहां पर पहले से ही तरुण गोगोई जो अब नहीं रहे और उनके बेटे गौरव गोगोई, ये दोनों वहां पर पहले से बैठे हुए थे। तो वो देखते ही मैं समझ गया कि यहाँ तो पहले ही राहुल जी पार्टी बन चुके हैं, मतलब ये अपना मुकदमा लेके उनके पास जा चुके हैं। लड़ाई क्या थी हेमंत बिश्व शर्मा की? लड़ाई ये थी कि मुझे मौका मिले, मैं एम्बिशियस आदमी है, तरुण गोगोई बहुत लंबे समय से वहाँ सबसे बड़े नेता थे कांग्रेस के, ये चाहते थे मुझे मौका मिले अब, लेकिन वो ऐसा होने नहीं दे रहे थे। तो अब उसके बाद फिर राहुल गांधी ने एक पक्ष ले लिया कि नहीं, यही रहेंगे मुख्यमंत्री, बदलाव नहीं होगा, जिसको जाना है जाए। वो आजकल भी यही कहते हैं, जिसको छोड़ना है छोड़ दे, मुझे परवाह नहीं है। और वो सच में छोड़ गए। लेकिन उससे पहले वो एक बार मिलने गए थे राहुल गांधी से, और जब उन्होंने आरोप लगाया कि वो कुत्ते से खेल रहे थे अपने, और मेरी बात उन्होंने ठीक से सुनी नहीं, वो दुश्मनी आज यहां तक पहुंच गई कि दोनों एक दूसरे को जेल जाने की धमकी दे रहे हैं। निश्चित रूप से देखिए, राहुल गांधी और हेमंत बिश्व शर्मा के बीच एक पर्सनल जिसे राइवरी कहते हैं, एक मतलब एक वो बनी हुई है। और राहुल गांधी जिस तरीके से खुलकर बोल रहे हैं, वो कभी भी विपक्ष के किसी नेता अगर सो सत्ता में जो मुख्यमंत्री किसी की भी बारे में इस तरह से उन्होंने कभी कहा नहीं किसी में जेल भेजूंगा या कांग्रेस के लोग जेल भेजेंगे और मोदी शाह बचा नहीं पाएंगे। तो इन दोनों की जो पुरानी अदावत है राजनीतिक रूप से, मुझे लग रहा है वो अभी आने वाले चुनाव में और खुलकर दिखने वाली होगी। लेकिन राहुल गांधी को अगर ये उम्मीद लग रही है कि आसाम में अगर कांग्रेस सरकार बना सकती है, तो लोकसभा चुनाव के परिणाम में जिस तरीके से वोटिंग हुई है, 37.48% कांग्रेस को मिला और 37.43% बीजेपी को मिला, मतलब बीजेपी से ज्यादा वोट कांग्रेस को मिला है। तो राहुल, भले ही सीटें में फर्क है, कांग्रेस को 3 सीटें मिली है, भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें मिली है। राहुल गांधी को लग रहा है कि भाई एक बड़ा वोटर हमारे साथ आसाम में जुड़ा है और इस बार की संभावना है कि शायद आसाम में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। और उन्होंने कहा भी है कार्यकर्ताओं के बीच में कि इस बार आसाम में हम क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। कितना मुस्लिम वोट है सर? 40%? हाँ, 38% वोट बैंक है, 38%, 31.65% के करीब मुस्लिम वोट बैंक है। और राहुल गांधी को जो अभी गौरव गोगोई है, जिनको अभी वहां प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, आने वाले समय में मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, उन्होंने भी राहुल गांधी से यही कहा है कि भाई आसाम में हमारी स्थिति बहुत अच्छी है और आसाम में हम बहुत बेहतर प्रदर्शन करने जाएंगे। तो राहुल गांधी को आसाम से उम्मीद है और राहुल गांधी भले ही कोई राज्य हारे, आसाम में वो हेमंत बिश्व शर्मा को मुख्यमंत्री से बेदखल देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि भाई वो सत्ता से बाहर हो। राहुल गांधी को यह भी बात चुभती है कि भाई जिसके ऊपर इतना आरोप लगे, उसको बीजेपी ने इतना सम्मान दिया, मुख्यमंत्री बना दिया वहां पर, और वो स्ट्रांग मुख्यमंत्री बन गए। ऐसा भी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी बीजेपी के किसी एक मुख्यमंत्री को जाते देखना चाहते हैं, तो बिल्कुल वो हेमंता को जाते हो कि हेमंता से उनकी जो पर्सनल राइवरी बन गई और जिस तरीके से हेमंता पूरी पार्टी लेकर चले गए और लगातार राहुल गांधी पर हमलावर रहे। आप देखिए, जब राहुल गांधी ने पदयात्रा की थी, भारत जोड़ो यात्रा, तब जब वो आसाम में गए थे तो आसाम में लेकर उनका किस तरीके से कॉन्फ्रंटेशन हुआ था। अभी जो आपने डेटा दिया बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पिछले चुनाव में वोट कांग्रेस को ज्यादा मिला था, सीटें इनको ज्यादा मिली हैं। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि भाई जिस स्टेट में 40% मुस्लिम आबादी हो, मतलब वो बीजेपी का सिरे से पहले पन्ने से खारिज हो गया, वो 40% वोटर तो आपको लड़ाई 60 की लड़नी थी, वहां बीजेपी की सरकार कैसे बन जाती है? 10 साल से बीजेपी की सरकार वहां पर है। और हेमंत बिस्वा शर्मा की तारीफ आपको इसलिए भी करनी चाहिए कि वो कांग्रेस से आने वाले अकेले नेता हैं जो इतने ताकतवर तरीके से भारतीय जनता पार्टी में उनकी एंट्री हुई और वो असम के मुख्यमंत्री बन गए। बीजेपी ने तो किसी कांग्रेस के नेता को मुख्यमंत्री नहीं बनाया है। दूसरी बात, इकलौते हैं, बल्कि वो पूरा नॉर्थ ईस्ट का जिम्मा उनके पास है। जब उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था पिछली बार, जब ज्योतिरादित्य की भी अच्छी एंट्री हुई थी सर। ज्योतिरादित्य मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री की बात है, वो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। तो वहां पर जिस तरह से हुआ, तो हेमंत बिस्वा, और उन्होंने बड़ी ताकत नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी की बनाई है, पूरी तरह से नॉर्थ ईस्ट हेमंत बिस्वा शर्मा के सामने सौंप दिया है। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले एक सर्वे आया था, उसमें कहा गया कि बहुत हाई एंटी इनकम्बेंसी है हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार के खिलाफ। तो वो, और यदि वोट बीजेपी का कांग्रेस का उनसे ज़्यादा है तो कुछ मदद मिल सकती है। और ये सही बात है कि जो निजी अदावत है उसमें राहुल गांधी जी चाहते होंगे
कि हेमंत बिस्वा शर्मा जेल जाए या नहीं, जेल तो नहीं जाएंगे जब तक बीजेपी में है, तो ये तो गलत सोच रहे हैं राहुल जी। लेकिन सरकार मोदी जी और अमित शाह भी नहीं बचा पाएंगे, राहुल गांधी नहीं है बोला। ठीक है, वो सोचते हैं, वो उनकी तो सोचने का ठीक है तरीका, लेकिन अभी वो मुश्किल काम है। लेकिन क्या सरकार से जा सकते हैं? मैं समझता हूँ हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी में आने वाले सबसे ताकतवर लीडर के तौर पर हैं कांग्रेस के, और वो बहुत एग्रेसिव भी है, मतलब कोई, और उनकी लड़ाई भी उतनी है राहुल गांधी से। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इनके आपको दो बयान अभी आए मेरे पास, दो मैं आपको सुनाता हूं। इसमें एक तो जो मैं आपसे कह रहा था, इन्होंने कहा बेल पर है, मुझसे पहले जेल चले जाए, वो आप सुन लीजिए, हालांकि बात हमने कर ली। इन्होंने ममता बनर्जी को भी जवाब दिया है, और राहुल गांधी के बारे में बोलते हुए इन्होंने यहां तक कहा कि हमारे यहां राहुल गांधी आए और इनके भाषण के बाद हमारे राज्य में हिंसा हुई है, एक आदमी की मौत भी हुई है, उसमें मामला बताऊंगा आपको। उन्होंने कहा ये राहुल गांधी के भाषण के बाद हुआ है, और जरूरत अगर पड़ेगी तो हम मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को यहां पूछताछ के लिए भी बुला सकते हैं। सुनिए। Big question whether Rahul Gandhi will be in jail and when. Today also ED has seized many property of Robert Vadra. So I think there are many jail in India waiting for the Gandhis. So if from inside the jail he can arrest me, I don't know. But normally I know people who goes inside, they cannot arrest other people. So you see, he's just a MP today. How can he arrest the chief minister? So he has told in the meeting, write it down in the paper. Himanta Biswa Sarma will be put in his jail. Nobody has written. He has asked all the Congress member to write in the paper. So I asked Congress people, have you written in the paper? They said, no sir, वो तो फालतू बात बोल रहा था, हम क्यों लिखे? We will see who are the people directly and indirectly responsible for this incident. Police will definitely also go through the speeches made by Rahul Gandhi and Mallikarjun Kharge, and if we see that there are elements which will invite panel action, police will not hesitate to take action against Rahul Gandhi and Mallikarjun Kharge. ये मैं आपको एक मामला बता देता हूं जिसमें इन्होंने कहा कि हम एक्शन भी ले सकते हैं राहुल गांधी और खड़गे जी के खिलाफ। ग्वालपाड़ा जिले के अंदर वन क्षेत्र की भूमि पर अतिक्रमण है, और उसको हटाने के लिए पुलिस ने वहां पर एक ड्राइव चलाई है। उस पर ज्यादातर मुसलमान लोग बसे हुए हैं। वैसी से आप भी इसलिए बहुत एक्टिव हैं आसाम के मामले में। तो उस ड्राइव में हिंसा हुई, प्रोटेस्ट हुआ, पुलिस को गोली चलानी पड़ी, उसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और लगभग 2 दर्जन पुलिस वाले भी उसमें घायल हुए। तो ये उसका जिक्र कर रहे थे कि ये आए, इन्होंने भाषण दिया और उसके बाद हमारे यहाँ पर हिंसा हुई, और अगर हम अगर ये पता लगता है कि इनका डायरेक्ट इनके इंटाइसमेंट से ऐसा हुआ, भड़काने से ऐसा हुआ, तो हम इनके ऊपर कार्रवाई भी करेंगे और जेल में डालने की। तो वो कह रहे थे कि ये खुद जेल चले जाएंगे तो मुझे क्या जेल में डालेंगे? त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए, एक तो ये कि जो समीर जी ने तथ्य कहा वो बिल्कुल दुरुस्त है कि लोकसभा चुनाव के समय 37.43 और 37.48 ऐसे कुछ बहुत छोटा सा डिफरेंस है, कुछ अगर 14,000 वोट का, कुछ मतों का है, कुछ हजार मत, 14,000। लेकिन इसमें एक कैच है, और वो कैच असम की पूरी राजनीति को बदल देता है। 37.48 के बाद 2 सहयोगी हैं, 6.46 और 2.38, यानी अगर इसको जोड़ दें तो सीधे सीधे 37.43 बढ़कर वो 47.43। इनके सही बीजेपी के 2 सहयोगी हैं एनडीए के, जो असम गण परिषद और एक गोरखा, 2 पार्टियां हैं, अतुल बोरा और वो सब, तो वो मिलाकर एकदम से पूरा बदल जाता है। दूसरा क्या है, आपको मैं याद दिलाऊं, जो बदरुद्दीन अजमल वाली सीट थी, आपको याद हो, वो जो इत्र किंग कहे जाते हैं, कांग्रेस ने जीती थी। कितने मतों से जीती थी आपको पता है? 10 लाख मतों के अंतर से जीती थी। तो जहां ये कांग्रेस का वोट है वो इतना दबा के मिलता है, मतलब जबरदस्त तरीके से वो जो मुस्लिम मत है वो उनके साथ आता है। जब इधर आते हैं तो क्या होता है, तो मामला एकदम अंतर वाला आ जाता है। हेमंत बिस्वा शर्मा सिर्फ इतना नहीं है कि सर्बानंद सोनोवाल के बाद मुख्यमंत्री बने, सर्बानंद सोनोवाल के रहते हुए उन्होंने नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस फॉर्म किया, यानी मास्टर हैं वो मैनेजमेंट के। कांग्रेस के जितने लोग हैं वो भी कहा जाता है, और मतलब गुवाहाटी आप जाइए कभी तो वहां किसी से पूछेंगे तो बता देगा कि कांग्रेस के इतने नेता हैं जो हेमंता के पेरोल पर हैं।
मतलब कांग्रेस उनके लिए काम करते हैं। अच्छा। ये बड़ी आसानी से आपको सुनने को मिल जाएगा। राहुल गांधी के लिए मैं थोड़ा सा मतलब चिंतित होता हूं। क्यों चिंतित होता हूं? हेमंता ने जो कहा उसको जरा सुनना चाहिए। उन्होंने कहा ये तो मेरा कद बढ़ाकर चले गए। एक तरफ आप नरेंद्र मोदी से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ आप आ गए हैं हेमंत बिश्व शर्मा से लड़ने के लिए। तो कद तो आप अपना गिरा रहे हैं ना, अगर राज्य में जाकर इस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं। और बात तो तार्किक तौर पर सही है। अगर हेमंता के ऊपर आरोप थे जो कि साबित नहीं हुए तो आप क्यों नहीं गए? ये सवाल आता है ना, आपको भी तो जाना चाहिए, आप क्यों नहीं गए? चिट्ठी आपने लिखी थी, असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई थी, कहां तक पहुंचे लोग? क्यों नहीं जा रहे हैं उसके आगे? दूसरा, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने हेमंता बिश्व शर्मा और उनकी पत्नी के ऊपर आरोप लगाया था, क्या हुआ? उसमें मानहानि का मुकदमा हो गया, क्यों नहीं वो कर पाए? लेकिन राहुल गांधी तो जमानत पर बाहर हैं, ये सबको पता है, ये तो तथ्य है। और जो जमानत पर बाहर हो वो कभी भी जेल से जा सकता है। तो तार्किक तौर पर दुरुस्त है। और मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी हेमंत बिश्व शर्मा से फिर से लड़कर वो अपनी खुन्नस तो निकाल सकते हैं, लेकिन रणनीतिक तौर पर कांग्रेस के लिए बुरा है। हाँ, बैल साहब का भी कमेंट है इस पे। इसमें ये कहना चाहता था कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वोट्स है उसकी वजह से वोटिंग परसेंटेज चाहे कितनी भी हाई हो, लेकिन अगर कुछ सीट्स पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वोट्स है तो वहां पे आप जीतेंगे। कि जैसे बता भी रहे थे बहुत अच्छे तरीके से कि 10 लाख वोट से एक सीट पे जीते थे, उसी तरीके से जो 3 सीट पे जीते हैं। लेकिन इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आती है, 1999 में एक एलिगेशन लगा था हेमंत बिस्वास पे, लिंक्स विद उल्फा। और उल्फा वहां की जो है आतंकवादी संगठन है, जिसका अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि अटैक्स हुए थे, 150 ड्रोन के अटैक्स हुए थे म्यांमार के बॉर्डर के अंदर, क्योंकि वो हिट एंड रन टैक्टिक्स करते हैं। दूसरी चीज है 1000 के करीब जो बांग्लादेशी हैं, इलीगल बांग्लादेशी, वो हेमंत बिस्वास ने अभी भेजे हैं वापस बांग्लादेश के अंदर फोर्सिबली। और तीसरी चीज है कि इनका नाम जो पॉन्जाई स्कैम है शारदा का, या फिर जो दूसरा बड़ा मेजर था पीपीई किट का और लैंड ग्रैबिंग का, ये 3-4 इश्यूज के ऊपर काफी इनका नाम आया हुआ है इससे पहले। इसीलिए ही राहुल गांधी ने उन्हीं आधार पर कहा कि इनके ऊपर कार्रवाई होगी। अब आइए यूपी की बात करते हैं। यूपी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली आ रहे हैं, पहले तो खबर ये है, और वो यहाँ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलेंगे। इसके बाद शाम को प्रधानमंत्री मोदी से भी योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हो सकती है। हालांकि पीएम से मीटिंग का शेड्यूल अभी तक नहीं आया है, लेकिन पार्टी अध्यक्ष से उनकी मुलाकात होगी। तो पहले तो ये खबर। अब दूसरा बात यह कि कल भी हमने आपको बयान सुनवाया था योगी आदित्यनाथ का, जब इसमें मुहर्रम के ताज़िये की बात वो कर रहे थे। तो योगी आदित्यनाथ ने ऐसा लगता है कि अपना चुनावी टेम्पलेट बिल्कुल सेट कर दिया है। इनका चुनाव 27 में होने वाला है। अब इस बात को लेकर कल वाराणसी में योगी आदित्यनाथ जो बातें कह रहे थे उससे बड़ा स्पष्ट संदेश मिल गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुहर्रम का भी जिक्र किया और सावन का भी जिक्र किया। जौनपुर में मुहर्रम के दौरान ऊंचे ताजिए की वजह से दुर्घटना हो गई, विरोध किया लोगों ने, तो उसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा, मैंने पुलिस से कहा लाठी मार करके इनको बाहर करो, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानने वाले नहीं है। मतलब इसका सीधा सीधा क्या, यूपी में खुलकर 80-20 की लड़ाई होगी। और इस बार योगी आदित्यनाथ जो हैं अपनी बात कहने से हिचकने वाले नहीं है। कल मैंने जैसे किसी बीजेपी के समर्थक का ही पोस्ट में पढ़ रहा था इसी बयान के ऊपर, तो उन्होंने लिखा, उसने हंसते हुए लिखा कि भाई अब तो योगी जी झिझकते भी नहीं। तो कल जो बात उन्होंने कही उसके बारे में उनका ये कहना था कि भाई हाँ, हम जो हैं हिंदुत्व वाली पार्टी हैं और हम खुलकर अब ये बात कहेंगे, इसमें कोई इफ बट लगाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कोई कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। और फिर उन्होंने जो कांवड़ यात्रियों को लेकर बात कही, ये कांवड़ यात्रियों को बदनाम किया जाता है, उनको आतंकी कहा जाता है। मतलब योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व की एक और लंबी लकीर खींच दी। आगजनी करने वाला एक व्यक्ति, वह केसरिया गमछा बांधा हुआ है, लेकिन आगजनी करते समय अचानक उसका गमछा निकला, आगजनी करते करते उसके मुंह से निकल पड़ा या अल्लाह। तो मैंने कहा देखो, इस समुदाय हिंदुओं की एक जाति को बदनाम करने के लिए किस शरारत के तहत गमछा बांध करके और पूरी व्यवस्था को अपमानित कर रहा है। ये चीजें दिखाती है कौन लोग हैं जो फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं, और उन तत्वों को, छुपे हुए उन दुश्मनों को जो समाज की शांति को भंग करना चाहते हैं, अगर हम उन्हें चिन्हित करके समय रहते हुए उनका वॉकआउट कर सकें तो समाज की एकता में बाधक ऐसे तत्वों को भी बेनकाब किया जा सकता है। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए।
बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया, तो पुलिस ने कहा क्या करें, मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। अब ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं, क्या वो सीधे सीधे मुसलमानों के लिए कह रहे थे? कल से यही चर्चा चल रही है यूपी का जो पॉलिटिकल डिबेट है उसमें। त्रिपाठी जी कैसे देखेंगे और इस बयान को? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि सीधे सीधे मुसलमानों के लिए तो बोल नहीं सकते हैं और बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं और हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई भी हो, उन सब के वो गार्जियन हैं, मुखिया हैं। लेकिन हम लोग जो बार बार एक बात कहते हैं कि वो अनअपोलोजेटिक हिंदू नेता हैं। मतलब ये नहीं हो सकता कि थोड़ा सा बचा के, थोड़ा सा संभाल के, वो उनकी बात कर रहे हैं जो उस नाम पर गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो उनकी बात कर रहे हैं। जैसे कल भी उन्होंने, हम लोग जब सुन रहे थे तो कल इसकी चर्चा भी की थी कि 20 फीट का ताजिया बना दिया, हाई टेंशन लाइन से हो गया, 3 लोग मर गए। वो उनकी बात कर रहे थे, वो उनकी बात कर रहे थे जो बदल लेते हैं थोड़ा सा वस्त्र, भगवा पहन लिया, उन्होंने कहा कि वो ब्राह्मण बन जाते हैं और वो उसमें घुसते हैं, उनके मुंह से या अल्लाह निकल गया। दोनों उदाहरण मुसलमानों के दिए उन्होंने। जो नहीं, वही उदाहरण है तो कौन सा उदाहरण देंगे? अगर वो उदाहरण है तो वो उदाहरण तो देना पड़ेगा। लेकिन मैं ये नहीं मानता हूं कि उन्होंने सभी मुसलमानों को ये कहा कि इनको बाहर निकाल देना चाहिए। अतिरेकी कुछ उग्र हिंदू ऐसा मान सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा कतई नहीं मानता। मैं मानता हूं कि योगी आदित्यनाथ के लिए अपने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, वो बहुत, जिसको कहने की संवेदनशील है, उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। उसमें वो जरा सा भी कोताही बर्दाश्त नहीं करते। स्टेटमेंट कल भी हमने दिखाया था, लेकिन आज मैं इसको दूसरे तरीके से इस पर बात करना चाहता हूं। वो 80-20 वाली लड़ाई खुल के है क्या, और हम 80 के ही साथ हैं क्या, ये कह दिया योगी जी ने? मैं ये समझना चाहता हूँ, क्या योगी जी को उत्तर प्रदेश में दिल्ली से कोई खतरा लग रहा है क्या? ऐसा क्यों? नहीं, ये 80-20 की जो लड़ाई है वो तो हमेशा लड़ते हैं, और ये बात हम लोग हमेशा ही कहते रहे कि अनअपोलोजेटिक वो हैं। और इस बात को आप इस तरह से कन्विंस करना चाहें कि नहीं, वो वहाँ पर 20 फीट का ताजिया बना लिया था तो वो तो लातों के भूत है, और जो मुजफ्फरनगर में चश्मे की दुकान तोड़ दें वो तो बहुत माला पहनाने के बाद समझ जाते होंगे, फूल बरसा के बाद। तो लॉ एंड ऑर्डर क्या है ये तो आप 80-20 की वो राजनीति कर रहे हैं। लेकिन यदि आप पिछले डेवलपमेंट्स देखें, अभी उत्तर प्रदेश में अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष की चर्चा हो रही है, उत्तर प्रदेश का बीजेपी अध्यक्ष नहीं बना, और बार बार ये बात कही जा रही है कि ये दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई है। अब योगी जी उसको जीतेंगे कि दिल्ली में जीतेंगे, ये सारा चल रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर देखें कि जो आदमी सबसे ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर जाना जाता हो, उसको 5 डीजी में से एक बार भी डीजी परमानेंट नहीं मिला हो, तो वो जो बीजेपी का हिसाब है वो उत्तर प्रदेश में ये आप दो अलग अलग बातें बता रहे हैं। एक आपका पहला कमेंट 80-20 वाली बात पर था, राजनीति पर था योगी जी की, और दूसरा आपका क्या है कि दिल्ली लखनऊ की लड़ाई है। वो इसीलिए उसको अपनी ताकत, दोनों का कनेक्ट है। अच्छा, कनेक्ट दिल्ली से लड़ाई है, इसीलिए वो उसको अपना अपना जो वो है उसको अग्रेसिव बयान देने की बात है। मैं उसको उस तरह से कह रहा हूँ। अच्छा, नहीं, ये तो लेकिन सर ये भी हो सकता है कि अपनी पसंद का डीजीपी चाहिए, इसलिए कोई परमानेंट वाला नाम नहीं आ रहा। वो तो वो बता देंगे अपनी पसंद का डीजीपी। नहीं, वो तो पसंद का बन ही रहा है, जितने एक्टिंग डीजीपी है योगी जी की पसंद है। एक्टिंग ही तो है, लेकिन एक्टिंग क्यों है ये सोचना चाहिए। तो यही तो बताइए, नहीं बताइए तो नाम क्यों नहीं आया? नाम नहीं आया ना, आप इसको समझिए। बड़ा ये बड़ा एकदम क्लियर कट रूट बन गया है। अब आपको डीजीपी बनाना है तो जो वरिष्ठता क्रम में लोग होंगे उनका नाम आएगा, एक सेट पैनल है वो चेक करता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी पसंद का आदमी डीजीपी नहीं बन रहा है, इसलिए तो बात से काम चल रहा है। यही बात, तस्वीर आपको मैं और दिखा देता हूं। एक ही तरीके से है। कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद हैं इकरा हसन, और ये कांवड़ शिविर में पहुंची। वहां इन्होंने कांवड़ियों को, शिव भक्तों को अपने हाथों से प्रसाद भी दिया। शिविर संचालकों ने सांसद को भगवा रंग का पटका भी पहना दिया उनका सम्मान करते हुए। और इकरा हसन का कांवड़ सेवा शिविर में भगवा पटका पहनकर प्रसाद वितरित करने का ये वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है इस वक्त। बहुत से लोगों को शायद उम्मीद नहीं होगी कि इकरा हसन ऐसा कर सकती हैं। अब ये समाजवादी पार्टी से भी हैं, पहली बात मुसलमान नेता हैं, दूसरी बात कैराना से आती है, और यहाँ ऐसा उनका करना ये अच्छा भी लगा, लेकिन साफ साफ कहें तो कुछ लोगों को इन्होंने ऐसा करके चौंकाया भी। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, बहुत से ऐसे अभी मुस्लिम समाज में भी अतिवादी लोग होंगे जो इनके पीछे भी पड़ गए होंगे कि ये कैसे कर सकती हैं आप, मतलब पटका कैसे पहन सकती है, प्रसाद कैसे आप बांट सकती हैं किसी को भी, क्योंकि वो इसको अपने धर्म के हिसाब से उचित नहीं मानते। कि तस्वीर पर क्या कहना है सर?
नहीं, मुझे लगता है कि एक अच्छा है अगर सांसद है और जनप्रतिनिधि है, अगर वो जहाँ से सांसद है वहाँ से, वैसा तो नहीं कि ठीक है मुस्लिम बाहुल बहुत बड़ी सीट है वो, वहाँ से मुस्लिम सांसद जीतते हैं, लेकिन वहाँ हिंदुओं ने भी उन्हें वोट किया होगा। और अगर वो कर रही है तो मुझे लगता है कि सामाजिक सद्भाव के हिसाब के रूप में इसको देखा जाना चाहिए। लेकिन उनका एक विवाद भी ज़्यादा चल रहा है जो एडीएम, सहारनपुर एडीएम के साथ जो चल रहा है, जो एडीएम ने उन्हें गेट आउट बोल दिया था और उन्होंने कहा कि अगर कार्रवाई नहीं होगी तो लोकसभा में मामले को उठाऊंगी और मैं उस लोकसभा में पेशी करवाऊंगी सांसद की कि मेरे साथ एडीएम की जो मेरे साथ बुरा व्यवहार किया गया। मुझे लग रहा है ये अच्छा, और मुझे लगता है अखिलेश यादव से उन्होंने जरूर बात की होगी कि बिना अखिलेश यादव की सहमति के इकरा हासिल इतना बड़ा स्टेप लेगी, यह संभव मुझे लगता नहीं है। अखिलेश यादव से उन्होंने बात की होगी, मैं करना चाहती हूँ, अखिलेश यादव ने कहा होगा कि ठीक है आप कीजिए, और अखिलेश यादव को भी लग रहा होगा कि भाई अब चुनाव आने वाले उत्तर प्रदेश के, तो पीडीए तो बना लिया उन्होंने और एमवा समीकरण तो है ही, अगर कुछ इस बहाने, क्योंकि अखिलेश यादव आप देखिए कुंभ में होकर आए थे, कुंभ में नहाकर आए थे अखिलेश यादव, तो मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव भी संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अगर हिंदुओं का भी कुछ वोट मुझे मिलता है तो क्या बुरा है। आइए अब जरा महाराष्ट्र की राजनीति की बात करते हैं, जहां पर ये क्षेत्रवाद और भाषा, इसको लेकर के कोई नेता पीछे हटने को तैयार नहीं है। मराठी के विवाद में अब बात धमकी तक पहुंच गई है, सीधी सीधी खुली धमकी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र देश की आर्थिक राजधानी है और यह बात बहुत से लोगों की आंखों में खटकती है, और यही लोग मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की साजिश कर रहे हैं। फिर उन्होंने इसके पीछे कई अपने तर्क दिए। इन्होंने कहा कि भाई यहां से डायमंड उद्योग गुजरात कौन लेकर के गया, और हमारी इतनी इंडस्ट्री यहां पर लगनी थी, उसको गुजरात कौन लेकर के गया, बुलेट ट्रेन अहमदाबाद को क्यों मिली सबसे पहले। तो ये सारी बातें करके वह कहना चाहते थे दरअसल कि देश में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की चल रही है पिछले 11 साल से, और इससे मुंबई और खास तौर पर महाराष्ट्र और खास तौर पर मुंबई का नुकसान हो रहा है, और ये चाहते हैं कि मुंबई को अलग कर दो किसी तरह महाराष्ट्र से। अब ऐसा क्यों उनको लगता है, कोई ऐसा क्यों करेगा, क्यों ऐसी कोई साजिश करेगा, इसका कोई जवाब तो उन्होंने नहीं दिया। बस ये कहा कि हाँ सब लोग ऐसा करना चाहते हैं, और फिर अंत में वो ये बोले कि अगर कोई ऐसा करेगा, मैं वैसे कोई टुकड़े काटने बांटने की बात नहीं करता हूं, लेकिन अगर किसी ने मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की बात सोची तो हम उसके टुकड़े कर देंगे। तोड़ने की भाषा तो नहीं हम कर रहे हैं, लेकिन मुंबई का महत्व खत्म तो होते तक नहीं जा रहे वो, और इसलिए मुंबई में जितने सारे उद्योग थे, अन्य सारे वित्तीय ऑफिसेस भी थे, आर्थिक केंद्र, वो सारे गुजरात कौन लेके गया? यही लोग लेके गए ना। तो मुंबई तो महाराष्ट्र से कोई अलग नहीं कर सकता, जो भी करेंगे हम उनके टुकड़े करेंगे, ये तो मैं खुलेआम बोलता हूं। लेकिन साथ ही साथ ये भी नहीं हम होने देंगे कि मुंबई का जो महत्व है, मुंबई मेरे महाराष्ट्र की, अपने महाराष्ट्र की राजधानी है, साथ ही साथ देश की आर्थिक राजधानी मानी जाती है, और यही जो उसका महत्व है, कुछ लोगों के आंखों में वो चुभता है वो। अच्छा, इसमें उन्होंने ये भी कहा, जैसे कहा कि डायमंड उद्योग कोई ले गए, वहां क्यों ले गए। फिर उन्होंने कहा आप मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री भी छीनना चाहते हो। यूपी में एक फिल्म सिटी बनाने की बात योगी आदित्यनाथ ने की है, और वो अभी बहुत इनिशियल स्टेज में है। और अब अभी कोई सोच सकता है क्या कि मुंबई के बाहर कोई फिल्म सिटी किसी भी प्रदेश में, किसी भी शहर में बन जाएगी और मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री उठ करके वहां आ जाएगी? ऐसा मुमकिन है क्या? लेकिन वो ये डर जरूर दिखा रहे हैं और कह रहे हैं मुंबई का महत्व कम नहीं होने देंगे। तो यही बात पहले हम पूछ लेते, बताइए त्रिपाठी जी बताइए, मुंबई का महत्व कम हो रहा है क्या किसी भी मायने में? नहीं, एक तो ये कि पता नहीं मतलब उद्धव ठाकरे तथ्य के तौर पर गलत बात कर रहे हैं। जो भी बीकेसी जानता है उसको पता है कि जो वहाँ की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, जहाँ कम से कम 50 से 60 हज़ार लोग काम करते हैं। आप जो ऑफिस आवर जब शुरू होता है वहाँ चले जाइए तो लाइन लगी होती है, आप सड़क पे जाम लगा रहता है। तो वहीं पे वो डायमंड पॉलिशिंग का ही सबसे बड़ा, भी वहाँ अडानी अंबानी का बड़ा सेंटर नहीं है, सबसे बड़ा सेंटर उसी का है। दूसरा क्या है कि मुंबई इस लिहाज से नहीं रहा, चूंकि मुंबई सेंटर रहा तो यहाँ से जाता है, लेकिन बड़ा हमेशा सूरत और भावनगर रहा डायमंड पॉलिशिंग के लिहाज से। ये पता नहीं ये तथ्य के तौर पर क्यों कर, मुंबई तो इकोनॉमिक कैपिटल है ना, सारे फाइनेंशियल सारे सब लोग, और जब वहां सब पहुंचेंगे तो आप भाषा पूछ के पिटाई कर दोगे उद्धव जी और राज जी, तो कैसे चलेगा? मुंबई का महत्व अगर कोई कम कर रहा है तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे। जहां तक रही बात फिल्म सिटी बनने की बात, तो इसमें क्या बुराई है भाई कि कोई भी राज्य अगर चाहता है तो वो बनाए।
आंध्र प्रदेश में, हैदराबाद में बनी, उधर का बहुत काम हुआ, तमिलनाडु में भी उसका कुछ हिस्सा है। लेकिन उसके बावजूद जब बड़ा काम होना होता है तो आप वहां जाते हैं, मुंबई जाते हैं। दूसरा यूपी की, अगर यूपी में फिल्म इंडस्ट्री बनेगी तो उसमें केवल मुंबई के लोग उठकर आ जाएंगे, ऐसा थोड़ी, वो तो पूरे देश को आने के लिए कह रहे हैं। ये इंडस्ट्री इतनी एक्सपैंड हुई है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री हो गई है और इसके तरीके बदल गए हैं। अब उस तरह से शूट नहीं होता है कि वो गोरेगांव की फिल्म सिटी में जाकर वो सेट लगा हुआ है, ये पुलिस स्टेशन है, ये डाकघर, ऐसे नहीं होता है। अब रियल सेट्स पर सारी शूटिंग हो रही, जो राज्य कहता है, जैसे कम लोगों को पता है, लेकिन अभी हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश जो बॉलीवुड की फिल्में हैं, जो हिंदी फिल्में, बॉलीवुड नहीं कहना चाहिए, तो वो जो हिंदी फिल्में हैं उसमें सबसे ज्यादा शूटिंग यहां होती। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसी फ्रेंडली पॉलिसी योगी राज में बनी है, हर कोई आता है यहां अलग अलग शहरों। दूसरा, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, यूपी में बॉलीवुड सबसे ज्यादा फिल्म इंडस्ट्री की शूटिंग हो ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा शूटिंग हो रही है। और उसके पीछे एक वजह और समझिए, आपका बैकग्राउंड कौन सा है। आप चाहते हैं काशी पे फिल्म है, प्रयाग पे फिल्म है, मथुरा का सीन है, बरेली का सीन है, मतलब आप एक तरह से कहें ना तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग से। और जब हम उत्तर प्रदेश कहते हैं तो सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश भी दिखता है उसमें, राजस्थान भी दिखता है। और जो रियल सेट पे शूटिंग है वो उन सेट से सस्ती पड़ती है। आप एक बार वहां जो लेकर चले गए, अरे और तो और लोगों को पता है, अयोध्या तक में शूटिंग हो रही है। अभी अच्छा कि आपने फैक्ट्स दे दिए। आरोप दरअसल पॉलिटिकल है कि गुजराती मतलब मोदी जी और अमित शाह जी, ये मुंबई का महत्व कम कर रहे हैं, ये है मोटा आरोप उनका। नहीं, बेसिक बात ये है कि आरोप पॉलिटिकल है, फैक्ट्स उसमें नहीं है। एक तो ये बात, एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर मुंबई का महत्व कम हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी किसके पास है? आप तो लोगों को आने ही नहीं दे रहे, जो आ गए हैं उनको रहने नहीं दे रहे। कभी भाषा को लेकर, कभी राज्य को लेकर, कभी वो यूपी बिहार के भैया होते हैं, कभी हिंदी बोलने वाले होते हैं, कभी नॉन मराठी होते हैं, तो आप उनके लिए क्या वेलकमिंग उसमें है इस स्थिति में। दूसरी बात, जो फिल्म इंडस्ट्री की बात हुई, उत्तर प्रदेश ने बहुत काम किया, मेरे को लगता है पिछले 10 साल में इस पर काफ़ी काम हुआ है। और ये भी हो गया कि पूरा सिस्टम ही बदल गया। अब लोग जो नेचुरल है और उस पर काम कर रहे हैं, असली सेट्स की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, तो वो काम भी बड़ा हो रहा है। और उससे कोई मुंबई का महत्व कम हो जाएगा तो ये आरोप गलत है आप दोनों के नजर। मुझे लगता है मुंबई का महत्व बढ़ाना है तो ठाकरे ब्रदर्स को ही बढ़ाना पड़ेगा। एक लाइन सिर्फ बोल दूं, मुंबई का आप महत्व बढ़ाएंगे और वहां मेट्रो का काम धीमे कराएंगे। पिता पुत्र दोनों लग गए थे। मुंबई का महत्व बनाएंगे और कोस्टल रोड का काम जो देवेंद्र फडणवीस के समय में हुआ था, इनके समय में रुक गया, अब शुरू फिर से हुआ। अच्छा ठीक, समीर जी मेहर साहब आगे इस पर भी कमेंट कीजिएगा। मैं इसी से जुड़ा अगला विवाद बता देता हूं, महाराष्ट्र का ही। अब ये तो बात हुई मुंबई का महत्व कम करने की। अब दूसरा मराठी हिंदी विवाद। मराठी विवाद में राज ठाकरे ने कल एक स्टेटमेंट दिया जो बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे के बयान का काउंटर था। निशिकांत दुबे ने क्या कहा था जब पहली बार ये मार पिटाई वाला अभी प्रकरण शुरू हुआ, तो उन्होंने ये कहा कि ये लोग अपने आप को बहुत बड़ा डॉन समझते हो, बहुत बड़ा आदमी समझते हो, राज ठाकरे के लिए बोल रहे थे, तो आ जाओ यहां पर यूपी बिहार में आ जाओ, पटक पटक के मारेंगे। अब ये कल इसका उत्तर दिया राज ठाकरे ने। उन्होंने कहा कि निशिकांत मुंबई आ जाओ और हम तुम्हें समंदर में डुबो डुबो के मारेंगे। तो मतलब अब ये मराठी की लड़ाई सीधी धमकियों पर आ गई। या दिवशी तो कोणतरी भारतीय जनता पक्षाचा एक खासदार कोणतरी दुबे नावाचा कसा काय बोलला, मराठी लोगों को हम यहां पे पटक पटक के मारेंगे। झाली का केस त्याच्यावरती? हिंदी चॅनल वाल्यांनी दाखवलं का? पुढे चालवलं का? काही नाही। बघा कसं असतात, कसे असतात ते बघा। तू आम्हाला पटक पटक के मारणार दुबे? दुबेलाच मी सांगतो, दुबे तुम मुंबई में आ जाओ, मुंबई के समुंदर में डुबे डुबे कर मारेंगे। त्याला हिम्मत होते बघा कशी। तुम्ही जर काही बोललात तर त्याची राष्ट्रीय बातमी होते। तुम्ही जर कुठची अमराठी माणसाबद्दल काही गोष्ट बोललात तर ती राष्ट्रीय बातमी, पण हे ज्यावेळेला बोलतात त्यावेळेला त्यांना माहिती असतं सरकार आमच्या मागे आहे। एक कह रहा है पटक पटक के मारेंगे, दूसरा कह रहा है डुबो डुबो के मारेंगे। खैर, महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे, कहीं विवाद हो और ये ना बोले, ऐसा तो हुआ नहीं आज तक। तो अभी राज ठाकरे पे बोले। उद्धव और राज ठाकरे पर नीतीश राणे ने कहा कि ये ठाकरे ब्रदर्स
क्या कटेंगे तो बटेंगे के ब्रांड एम्बेसडर हैं? ठाकरे बंधु मराठी हिंदी पर लोगों को बांट रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं करते कि ये मदरसे बंद करा दें? मदरसों में क्या मराठी सिखाई जाती है? तो जाओ, हिम्मत है तो जाओ मदरसे बंद करके दिखाओ। जिहादों के माध्यम से चलाने वाले ये मदरसा को बंद करना चाहिए ना, कि वहां की कोई भी मराठी नहीं सिखाता। वहां तो हिंदुओं को कैसा खत्म करना है वो पढ़ाया जाता है अंदर। वो कान के नीचे बजाने की आवाज ये उधर की नया नगर से निकलनी चाहिए, क्यों नया नगर में कोई भी मराठी बोलता नहीं है। वहां तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संविधान भी मानने वाले लोग नहीं, उनको शरिया कानून उधर लागू करना है। देखिए, हमारी सरकार राज्य में है, लॉ एंड ऑर्डर पूरा हमारे कंट्रोल में है। हमारे देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व के नीचे ये सरकार है। कोई भी किसी को ऐसे मारेगा और कोई हम चुप बैठेंगे ऐसा कहीं भी लिखा नहीं है। आजमाना है तो आजमाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर हम किसी को इस तरीके से, और हम तो बार बार। समीर जी बताइए, अब क्या पटक पटक के मारेंगे, डुबो डुबो के मारेंगे? कह रहा है जाके मदरसा बंद कराओ। देखिए, राज ठाकरे तो इसी तरह का भाषण देने के लिए जाने जाते हैं, और देखिए इतने फ्रिक्वेंटली भाषण उनके कभी हुए नहीं। अगर आप देखेंगे तो एक भाषण के बाद वो लंबा समय का ब्रेक लेते हैं, लेकिन अभी जब उद्धव ठाकरे के साथ उन्होंने एक साझा रैली में भाषण दिया, उसके तुरंत बाद उनका दूसरा भाषण है। मतलब ये तय है कि अब वो महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर एक बड़ा रोल भूमिका अपनी देख रहे हैं उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर, या फिर वो मराठी मुद्दे को लेकर गूंज रहे हैं। देखिए, निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया, निश्चित रूप से वो निंदनीय बयान था। इस तरीके से बयान देना नहीं चाहिए, और राज ठाकरे ने भी इस तरह के बयान को नहीं देना चाहिए। लेकिन होता क्या है, राज ठाकरे ने बयान दिया, निशिकांत दुबे ने बयान दिया। अब कल मनसे के एक नेता का आ गया कि निशिकांत दुबे नहीं आएंगे तो मुंबई के अंदर जितने दुबे हैं हम उनको निशिकांत दुबे समझ लेंगे। कौन बोला? एक मनसे के नेता ने बोला कि दुबे तो नहीं आएगा, लेकिन बंबई में जितने दुबे हैं हम उनको निशिकांत दुबे का वंशज समझ लेंगे। तो इस तरीके से दो बड़े नेताओं की बयानबाजी से गरीब आदमी जो बंबई में अपनी नौकरी कर रहा है, धंधा कर रहा है, वो इस तरीके से मारपीट में आ जाता है। कल ही एक मारवाड़ी व्यक्ति को फिर पिटाई की गई है मनसे की तरफ से। तो मुझे लग रहा है कि देवेंद्र फडणवीस को ये देखना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला सुनवाई के लिए लिया है। एक वकील गए हैं कि भाई इस तरीके से जो मारपीट हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को सुनवाई अब होने वाली है कि भाई जिस तरीके से भाषा के नाम पर मारपीट उत्तर भारतीय लोगों के साथ हो रही है, देवेंद्र फडणवीस को, मराठी है, देवेंद्र फडणवीस को देखना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर इस तरीके से बयानबाजी करना, राज ठाकरे के ऊपर केस जरूर होना चाहिए। भी एक हद से ज्यादा नहीं हो जानी चाहिए सर। बयानबाजी में सिर्फ धमकी है, उसे बयानबाजी नहीं है। वो कह रहे हैं मारो, वीडियो मत बनाओ। आप सीधे कह रहे हो कि आप पीटो, लेकिन वीडियो मत बनाओ। हमें लगता है कि अच्छा अब खत्म हो गया, फिर एक नई किस्त जारी हो जाती है इन ऐसे बयानों की। अब ये कि साहब वो जो बीजेपी के मंत्री हैं उनकी सुई अटकी हुई है इस बात पर कि मुसलमान से बुलवा के दिखा दो। अब मदरसे पे आ गए। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। निशिकांत दुबे के साथ साथ तो खैर राणे साहब के बारे में अभी नहीं बोलूंगा मैं। सिर्फ निशिकांत दुबे का ये कह सकता हूं कि हमेशा से कंट्रोवर्सी में रहे हैं, चाहे वो सीजीआई का ऊपर कमेंट्स थे, संजीव खन्ना के ऊपर, या फिर फॉर्मर सीईसी कुरैशी के ऊपर थे, या उनकी फेक डिग्री के ऊपर थे। तो कहीं ना कहीं हमेशा से वो रहे हैं फेक डिग्री एलिगेशंस के ऊपर। अच्छा, लेकिन साथ में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है सौरव जी, वो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ होम के मेंबर हैं, और निशिकांत दुबे, और इसका एक फंक्शन है होल्डिंग एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी और एग्जीक्यूटिव ब्रांच अकाउंटेबल फॉर इट्स एक्शंस एंड डिसीजंस दैट दे अलाइन विद नेशनल इंटरेस्ट। और मैं थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था इसके ऊपर, जो राज ठाकरे ने पहले स्टेटमेंट दिया था कि आप कोई मारिए लेकिन वीडियो ना बनाइए, तो कहीं ना कहीं वो एक सेक्शन 152 है भारतीय न्याय संहिता का, जिसके खिलाफ जाता है, जो कहता है कि यूनिटी और इंटेग्रिटी और जो इस तरह के कोई लैंग्वेज या कोई इशू पे अगर कोई इश्यूज उठाता है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है, चाहे सो मोतो भी एक्शन लिया जा सकता है। और वो बहुत सीरियस है, यहां तक कि वहां बात होती है कि 7 साल से लेके लाइफ की भी, अगर डिपेंडिंग ऑन कितना सीरियस इशू है। और कहीं ना कहीं ये कहें तो राज ठाकरे जब आप कहते हैं कि वो स्ट्रीट्स को रूल करते हैं, ये उनकी बात है, लेकिन ये बात क्या सही है कि अगर आप एक देश का लॉ ब्रेक कर रहे हो, जो सेक्शन 152 के अंदर आता है, जो पहले अलग गिना जाता था सेडिशन के अंदर, और उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता, और ऊपर से यह बयानबाजी होती है, तो आप सोसाइटी को बांट रहे हैं लैंग्वेज, धर्म और इसके अलावा क्या, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और ये नीतीश राणे साहब से एक बात कहनी है कि अगर मदरसों में आपको मालूम है हिंदुओं को कैसे खत्म करना ये सिखाते हैं, तलवार चलाना सिखाते हैं, आतंकवादी बनाते हैं, तो आप सरकार में कैबिनेट मंत्री हो, राज ठाकरे क्यों बंद करेंगे? आप बंद करो मदरसे और जाओ जाकर के बोलो देवेंद्र फडणवीस को
ये इस मदरसे में ऐसा ऐसा आतंकवाद पढ़ाया जा रहा है, बंद करवा दो उनको। सौरभ जी एक लाइन कहना चाहता हूँ कि निशिकांत जी न तो राज ठाकरे को पटक पटक कर मारेंगे, न राज ठाकरे निशिकांत दुबे को डुबो कर मारेंगे, लेकिन उनके बहाने से जो है ना महाराष्ट्र में भी यूपी वाले लोग पिटेंगे और यूपी में भी हो सकता है कुछ मराठियों की पिटाई हो जाए। असली परेशानी वो है, वो दोनों तो नहीं पीटने वाले एक दूसरे को, ये मैं पक्का बता सकता हूँ आपको। ठीक। अच्छा सर, अब एक बात, जो देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच जो मुलाकात हुई थी उसको लेकर के हवा देने में कोई पीछे नहीं है। अब वहां क्या पका, क्या बात हुई, सब जानना चाहते हैं। देवेंद्र फडणवीस इस मुद्दे पर नहीं बोले, लेकिन उद्धव ठाकरे बोले। देवेंद्र फडणवीस ने हाउस में उद्धव ठाकरे को कहा था कि आप अगर इधर आना चाहते हो तो फिर हम कुछ सोचें। उस वक्त उद्धव ठाकरे ने कहा ये मजाक की बात थी। फिर ये मीटिंग हो गई जिसमें दोनों लोग मिले, उसमें आदित्य ठाकरे भी थे। इसके बारे में उद्धव ठाकरे से पूछा गया कि आप बताइए साहब अंदर बात क्या हुई आपकी देवेंद्र फडणवीस से, तो उन्होंने क्या जवाब दिया मालूम आपको? ये अंदर की बात है। सिर्फ नाम बदल कर क्या होगा? नाम बदला अच्छा किया आपने, लेकिन कारोबार भी बदलो। गुंडागर्दी करने वाले आपके अगल बगल घूम रहे हैं, उसमें भी बदलाव करो, कुछ अच्छे लोग ले लो। मतलब मैं नहीं, बाहर काही जो आहे हो। बघा, मी आता तुमच्याकडे येण्याच्या आधी प्रिंट मीडियाशी बोललो आणि चड्डी बनियन गँगचा उल्लेख केला। आता चड्डी बनियन म्हटल्यानंतर एक जाहिरात आहे, ये अंदर की बात है। उन्होंने कहा एक ऐड आता था पहले चड्डी बनियान का, उसकी टैग लाइन थी ये अंदर की बात है। तो सवाल पूछा गया कि क्या बात हुई देवेंद्र फडणवीस से, उसका जवाब उन्होंने दिया। खबर है तो कोई बताइए समीर जी, इसमें क्या बात हुई होगी इनकी? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई है और महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत चर्चा है। और एकनाथ शिंदे सबसे ज़्यादा परेशान है कि भाई दोनों बैठे हैं उसके अंदर और एकनाथ शिंदे को नहीं बुलाया गया, और आदित्य ठाकरे थे और बाहर आकर ना देवेंद्र फडणवीस उसका जवाब दे रहे हैं। हालांकि ठीक है कि राम शिंदे के साथ वो बैठक कक्ष में बैठक हुई थी कि विधान परिषद का अगला नेता किसको बनाना है को लेकर चर्चा चल रही थी। लेकिन मुझे लग रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ने जो पासा फेंका था कि आपको अगर आना होगा तो हम सोच सकते हैं, तो देवेंद्र फडणवीस के पासे पर, प्रस्ताव पर उद्धव ठाकरे विचार कर रहे होंगे कि बीएमसी चुनाव में अगर कुछ नहीं हुआ तो देखेंगे कि बीएमसी चुनाव के बाद अगर बहुमत के साथ अगर महापौर बनाने की स्थिति आती है तो बीजेपी के साथ मिलकर हम अपना मेयर बना देंगे, या बीजेपी और हम मिलकर बीएमसी में आपको लगता है ऐसी संभावनाएं बाकी? बिल्कुल हो सकती है, बीएमसी में बिल्कुल हो सकता है। बीएमसी में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अगर आएंगे तो एक ताकत तो बनेगी। तो ऐसे स्थिति में क्या ऐसा अगर आता है कि किसी को बहुमत नहीं मिलता तो बीजेपी और उद्धव मिलकर फिर बना सकते हैं। कल हमने बात की थी इसी मीटिंग के बारे में, तो आप लोगों ने कहा था कि ये एकनाथ शिंदे को भी देवेंद्र फडणवीस का संदेश है कि भाई तुम मुझे बहुत हैरान मत करो, आप भी आराम से रहो, मुझे भी आराम से रहने दो। लेकिन आपको इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने जब ये हाउस में बोला तो एकनाथ शिंदे ने अपने भाषण में क्या बोला, हाउस के अंदर ही, विधानसभा के अंदर ही, उन्होंने भाई बात हद से ज्यादा ना चली जाए तो उन्होंने याद दिलाया कि ये उद्धव ठाकरे, इन्होंने देवेंद्र फडणवीस की पीठ में छुरा भोंका, इन्होंने धोखा दिया था। जब चुनाव के नतीजे आए, जब उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने 50-60 बार फोन किया उद्धव ठाकरे को, इन्होंने फोन नहीं उठाया, तो उन्होंने कहा गलती से भी कहीं दोनों की बात ना बन जाए, मैं पहले बीच में कुछ कर दूं। नहीं, देखिए, जहां एकनाथ शिंदे चले गए हैं ना, उनके पास सिर्फ एक रास्ता है कि वो किसी दिन उद्धव ठाकरे के चरणों में नतमस्तक हो, इसके अलावा कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे क्या है, वो किसी भी दिन एक बराबर पर मिलेंगे और कहेंगे कि हम दोनों तो बहुत पुराने दोस्त हैं। देवेंद्र फडणवीस कहेंगे कि हम तो बाला साहब के चरणों में बैठ जाते थे और हमारा तो उद्धव के साथ इस तरह का रिश्ता है, आदित्य तो घर का बच्चा है, ये वो कह सकते हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे का रिश्ता दूसरा, और एकनाथ शिंदे जितनी लड़ाई लड़के गए हैं ना, वो बड़ा मुश्किल होता है लौट के आना, तो वो नहीं होने वाला है। एक बड़ा अच्छा सा वीडियो आजकल वायरल है ना कि देवेंद्र फडणवीस तो उद्धव ठाकरे आते हैं तो उनसे बड़े अच्छे से मिलते हैं और एकनाथ शिंदे का हाथ तो उठ जाता है, लेकिन फिर वो चश्मा ठीक करने लगते हैं उद्धव ठाकरे से। मतलब मैं हाथ नहीं जोड़ रहा हूं, चश्मा ठीक करने लगते हैं। तो इतनी कड़वाहट और वो तो आपने देखा नहीं, कुर्सी के बैठने के लिए क्या हुआ उसमें। लेकिन उद्धव जी ने एक बहुत बारीक बात कही, आपने देखा था, वो मजाक करते करते उन्होंने कहा भाई मैं कह रहा हूं कि कुछ अच्छे लोगों को भी ले लो, फिर उन्होंने कहा नहीं मेरी अपनी बात नहीं कर रहा मैं। अच्छा, अरे एक इशू यहां पर धर्मांतरण के मुद्दे पर जो देवेंद्र फडणवीस ने बातें कही हैं उससे भी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक निर्णय लिया है, वो चर्चा में है। फडणवीस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है कि शेड्यूल कास्ट को दिया जाने वाला रिजर्वेशन, अगर व्यक्ति अपना धर्म बदल लेता है, कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर वो रिजर्वेशन रद्द हो जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में हम उसको फॉलो करेंगे। ये इनको कहना क्यों पड़ा है, इसके बारे में आपको बताएंगे, उनका बयान सुन लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय ने 2024 में एक निर्णय दिया। उस निर्णय में उन्होंने ये कहा है
कि एससी का रिजर्वेशन ये केवल हिंदू, बौद्ध और सिख इन 3 कम्युनिटी में ही दिया जा सकता है। कोई अगर अपना धर्म बदलता है तो उसको ये रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। धर्म बदलने के बाद उसका एससी स्टेटस ये समाप्त होता है। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है उसी के अनुरूप राज्य की सरकार कार्रवाई करेगी। समीर जी, क्यों अचानक ये बात? नहीं, मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस ने सरकार ने एक अच्छा फैसला लिया है, क्योंकि लगातार महाराष्ट्र से शिकायत आ रही थी कि भाई गढ़चिरौली का एरिया, जो रिमोट एरिया है जहां पर SC/ST के लोग हैं, वहां वो सर्टिफिकेट का फायदा उठा रहे थे सरकारी नौकरी के अंदर, बाकी चीजों में, और वो कन्वर्ट हो गए थे। अच्छा। कन्वर्ट होने के बाद भी उसका फायदा उठा रहे थे। इसके पहले जब देवेंद्र फडणवीस जब उप मुख्यमंत्री थे तब एक स्टडी भी आई थी कि बड़ा वर्ग एक कन्वर्ट हुआ, तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि अगली बार सरकार में जब हम आएंगे तो उसकी डिटेल स्टडी करवाएंगे और उसमें जो कदम उठाने होंगे हम जरूर उठाएंगे। तो मुझे लग रहा है जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है अब देवेंद्र फडणवीस पूरे महाराष्ट्र में लागू किसी भी धर्म में चले जाए, मतलब हिंदू धर्म, अगर दलित आदमी जो है वो बौद्ध, सिख और हिंदू के अलावा अगर किसी धर्म में कन्वर्ट करता है तो उसे ये जो SC/ST का जो लाभ है वो नहीं मिलेगा, बन गया तो नहीं मिलेगा। और एक बड़ा उसमें कन्वर्ट हुआ है, तो मुझे लग रहा है राज्य सरकार में भी ऐसे लोग हैं, सेंट्रल की स्कीम में भी है, और तमाम सरकार से जो योजनाएं मिलती है, पैसों की, आर्थिक मदद की, शैक्षणिक शिक्षा के लिए, वो सारा लाभ जो ले रहे थे। तो मुझे लग रहा है एक बहुत अच्छा फैसला है, और ऐसे महाराष्ट्र तक सीमित नहीं होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो मुझे लगता है पूरे देश में लागू होना चाहिए। उसको एकदम सरल शब्दों में समझे तो जो हिंदू धर्म के ऑफशूट्स हैं, यानी हिंदू या भारत भूमि वाले धर्म हैं, उनमें कन्वर्ट होने पे दिक्कत नहीं। बाहर वाला क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, कुछ और है, तो वो बनेगा तो आरक्षण नहीं मिलेगा। अच्छा, ठीक है। अब मैं आपको बात सुना देता हूं जरा संजय सिंह की, और खबर है इंडिया अलायंस से जुड़ी हुई। दरअसल इंडिया अलायंस की जून 2024 के बाद से कोई मीटिंग नहीं हुई है आज तक, और उसके लीडर ऑब्वियसली कांग्रेस पार्टी है, खड़गे साहब हैं। अब कल यानी शुक्रवार को एक ऑनलाइन मीटिंग आयोजित की गई थी जिसमें सारे घटक दल इंडिया अलायंस के उनको बुलाया गया था। मुद्दा था आने वाला मॉनसून सत्र संसद का। अब उसमें कौन कौन शामिल हुआ अलग बात है, खबर यह कि कौन शामिल नहीं हुआ। तो आम आदमी पार्टी ने साफ साफ कह दिया कि अब हम इंडिया अलायंस में नहीं है। आज इंडिया अलायंस की मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर बैठक होने वाली है, वहां पर भी नहीं जाएगी आम आदमी पार्टी, ये उन्होंने पूरी तरीके से साफ कर दिया है। और ये विपक्षी एकजुटता को झटके के तौर पर देखा जा रहा है। जो आरोप लगाए हैं वो और गंभीर हैं। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि कांग्रेस पार्टी गंभीर नहीं है, सीरियस ही नहीं है। 1 साल हो गया, उन्होंने आज तक मीटिंग ही नहीं बुलाई, और लोकसभा चुनाव के बाद जितने राज्य के इलेक्शन हुए हमने सारे चुनाव अकेले लड़े। इनफैक्ट कांग्रेस पार्टी हमारे खिलाफ दिल्ली में बीजेपी की मदद करते हुए लड़ी, तो फिर इस अलायंस का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अब क्या आम आदमी पार्टी का चले जाना, इनके शायद 8 राज्यसभा के सांसद हैं और 3 लोकसभा के सांसद हैं, क्या ये इस अलायंस के लिए वाकई कोई बहुत बड़ा नुकसान है? सर, नुकसान कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन मैसेज के लिए है ना। पहले इंडिया गठबंधन जो भी है अलायंस, उसकी कोई बैठक नहीं हो रही, अलग अलग तरीके से चल रहे हैं। आपने दिल्ली के चुनाव का जिक्र किया, हरियाणा में भी हमने देखा था, अभी पंजाब में जिस तरह से हुआ, तो वो साथ नहीं है। लेकिन अभी खासतौर से आज का दिन इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अब सोमवार से संसद का सत्र शुरू हो रहा है। बिल्कुल। और अभी कोई इलेक्शन तो हो नहीं रहा जिसमें आप इंडिया का, मतलब वो बिहार में जाके लड़ रहे हैं नहीं लड़ रहे हैं वो अलग इशू है। लेकिन जब संसद का सत्र शुरू हो रहा है तो उस समय विपक्षी एकता की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो जब आप ऑपरेशन सिंदूर की बात करने वाले हों, और ये जो SIR की बात करने वाली बात है, और बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पर बात होने वाली है, तो उस समय मुझे इसकी आज ज़रूरत नहीं लग रही। मतलब उनको गठबंधन से अलग भी होना है था, भी, अब बचा भी है, और बचा भी नहीं है कोई गठबंधन नहीं। लेकिन पार्लियामेंट में एक यूनाइटेड फोर्स के तौर पर आप सरकार के खिलाफ काम करना चाहेंगे तो उसके लिए तो जरूरत होती है ना। तो उस तरह से काम करें। और इंडिया गठबंधन औपचारिक तौर पर तो जब चुनाव में लड़ना हो, सीटों का समझौता करना हो, बंटवारा करना हो, तब की बात होगी। अभी वहां पर कुछ है ही नहीं। क्या इंडिया अलायंस जैसा अब कुछ बाकी है? क्या इंडिया अलायंस में जितने घटक दल होते थे आज वो उतनी शिद्दत से इस अलायंस का हिस्सा हैं? क्या मुद्दों पर समन्वय बनाना अभी भी ये प्रयास जो हैं वो किए जा रहे हैं? और क्या ऐसा हो रहा है खास तौर पर जब सोमवार से पार्लियामेंट का सत्र शुरू होने वाला है? आम आदमी पार्टी एक ऐसा दल है जिसने साफ साफ कहा कि अब हम इंडिया अलायंस में नहीं हैं, ना हम इस बैठक में जाएंगे, और तो और ना पार्लियामेंट में जो मुद्दे उठाने हैं उसमें हम औरों के मुद्दे उठाएंगे। हमारा जो विषय होगा हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो इस पर जो संजय सिंह सांसद भी हैं, सीनियर लीडर आम आदमी पार्टी के, उनसे हमारे सहयोगी ने बात की है, आपको सुनाता हूं।
क्या कारण है सर कि इस तरीके से अब जो विपक्ष है वो अलग अलग दिखाई देगा? देखिए, इंडिया गठबंधन जो था वो लोकसभा चुनाव के लिए था और आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा का जो चुनाव अकेले लड़ा, दिल्ली का चुनाव अकेले लड़ा, बिहार का चुनाव हम अकेले लड़ने जा रहे हैं, पंजाब और गुजरात का उपचुनाव हम लोगों ने अकेले लड़ा। तो ये लोकसभा चुनाव के लिए था। और जहां तक विपक्ष की भूमिका की बात है तो आम आदमी पार्टी ने हमेशा एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाई है संसद के अंदर और वो हम अलग अलग मुद्दों पर आवाज उठाएंगे। आम आदमी पार्टी ने तो खुल के ये कह दिया कि वो इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है, लेकिन जो छोटे घटक दल हैं इंडिया अलायंस के वो भी नाराज नजर आए हैं। कभी सपा ने भी कहा कि वो अलग मुद्दा उठाना चाहते हैं, लेकिन संसद में जो कांग्रेस है उसकी चलती है। इस तरीके से भी क्या महसूस करते हैं? देखिए, ऐसा है कि इंडिया गठबंधन की जो लोकसभा के बाद ना कोई उन्होंने कोई एक मीटिंग की, ना कोई उन्होंने पहल की सबको एक साथ लेकर चलने की। तो ये कोई बच्चों का खेल थोड़ी है। अब राजनीतिक दल के अपने अलग अलग मुद्दे होते हैं। कभी अखिलेश के खिलाफ बोलेंगे, कभी उद्धव जी के खिलाफ बोलेंगे, कभी अपने ही घटक कभी ममता बनर्जी के खिलाफ बोलेंगे। तो जो इनका तौर तरीका है उससे तो कोई जो एक बड़े दल की भूमिका और इंडिया गठबंधन को आगे ले चलने की जो भूमिका थी। मतलब संजय सिंह ने, आम आदमी पार्टी ने सारा ठीक रहा, कांग्रेस पार्टी के ऊपर फोड़ दिया इंडिया अलायंस के इफेक्टिव ना रह जाने को लेकर। त्रिपाठी जी सहमत हैं इस आरोप से आप? नहीं, मुझे लगता है कि पूरी तरह से तो ये नहीं है, लेकिन बहुत हद तक ये सही है। ये सच है कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से इस गठजोड़ को कमजोर किया, या कहें कि कांग्रेस ना कहें, कांग्रेस कहते हैं हम लोग, तो लगता है कि कांग्रेस एकदम से राहुल गांधी नेता के तौर पर जितना गैर जिम्मेदार, और जब आप अपना झोला अपनी टी शर्ट सब अलग प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंट कराएंगे तो भैया फिर विपक्ष का मुद्दा कहां से आएगा। और मुझे लगता है यहां संजय सिंह बिल्कुल दुरुस्त हैं। और अगर यह भी देखा जाए तो लोकसभा चुनाव और उसके आसपास जिस तरह से राजनीति हुई है उसमें इस गठजोड़ का कोई अस्तित्व, कोई भूमिका है क्या, इस पर सवाल होना चाहिए। समीर जी, निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि इंडिया गठबंधन का कोई बहुत बड़ा अस्तित्व अब बचा नहीं। देखिए, नीतीश कुमार पहले आते हैं, नीतीश कुमार चले जाते हैं, ममता बनर्जी कह दीजिए कि मैं इसका नेतृत्व करने को तैयार हूं, उमर अब्दुल्ला कह चुके हैं कि इसका कोई मतलब नहीं है, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव कहते हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए बना हुआ था। तो मुझे लग रहा है कि अब इंडिया गठबंधन का उद्धव ठाकरे तो अलग हो ही चुके हैं, कांग्रेस से लगभग पूरी तरीके से अलग हो ही चुके हैं। तो अब इंडिया गठबंधन का बहुत ज्यादा अस्तित्व नहीं है। हालांकि ठीक है, अगर सांसदों की संख्या देखें तो 134 सहयोगी दलों के और 99 कांग्रेस के 234 सांसद इंडिया गठबंधन के रहे। तो क्या विपक्ष के रूप में कभी इंडिया गठबंधन ने एक सामूहिक टीम के रूप में काम किया? न चुनाव में आप मिलकर लड़ते हो, ना आप अगर लोकसभा देखें तो लोकसभा में आप सरकार को घेरने के लिए इकट्ठे आते हो। तो मुझे लग रहा है इस बार भी राहुल गांधी विपक्ष के नेता है। क्या राहुल गांधी ने सभी विपक्ष के नेताओं से बात करके, क्या ममता बनर्जी को फोन किया, क्या उद्धव ठाकरे को फोन किया, क्या अखिलेश यादव को फोन किया? कल एक ऑनलाइन मीटिंग होनी थी और आज नहीं, खड़गे साहब तो कांग्रेस के अध्यक्ष है, राहुल गांधी को भी तो एक बड़े नेता है ना, सब तो राहुल गांधी को बड़ा नेता मानते हैं। तो राहुल गांधी को भी विपक्ष के नेता के रूप में बात करनी चाहिए थी। और राहुल गांधी अगर इसका इनिशिएटिव लेते तो मुझे लगता है इस बात का फर्क पड़ता। तो अब मुझे लग रहा है कि इंडिया गठबंधन का बहुत अस्तित्व नहीं है और इनको सीखना चाहिए कि इंडिया गठबंधन कैसा काम करता है। ऐसे तो सर देखिए, चुनावों में जो होता है, जो जिसको जिसके साथ जाना है वैसे ही जाता है, चाहे अलायंस हो या ना हो। ये तो लोकसभा में भी दिख गया था। लेकिन ज्यादा देखने वाली बात यह है कि अभी पार्लियामेंट में क्या ये एकजुटता के साथ उस तरीके से सरकार को घेरेंगे, क्योंकि मुद्दे एक्चुअली बहुत सारे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी ऐसा चाहते हैं क्या? ये सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि सारे नेता राहुल गांधी के पीछे पीछे चले। इस गठबंधन का अस्तित्व तो स्वयं श्रीमान राहुल गांधी ने समाप्त किया। आप बताइए ना, जो कुछ भी लोकसभा चुनाव के समय चर्चा हुई थी, सेक्रेटरिएट से लेकर कोऑर्डिनेशन कमेटी से लेकर मेंबर से लेकर, कुछ हुआ क्या? और ऐसे थोड़ी ना होगा कि आज राहुल का मन किया तो वो वाली टी शर्ट प्रिंट करा लिए, कल प्रियंका जी का मन हुआ तो वो वाला झोला प्रिंट करा लिए, और आप दूसरे लोगों से कहेंगे वही झोला हो, वही टी शर्ट। लोग नेता हैं, मुझे लगता है राजनीति करने वाले लोग ऐसे नहीं काम करते हैं। चलिए आइए कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करते हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर नेता कैसे कमजोर हो गए। डोनाल्ड ट्रंप से इस वक्त पूरी दुनिया पंगा लेने से डरती है, लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप खुद बीमार हैं? कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से ट्रंप के हाथ पर कुछ लोगों ने कुछ निशान भी देखे? आपकी स्क्रीन पर ही तस्वीरें आ रही हैं। दरअसल अमेरिकन मीडिया में ये चर्चा शुरू हुई कि ट्रंप के हाथ पर हमेशा एक पैच सा दिखाई देता है, जैसे आपको उसमें एक अलग रंग से उनके हाथ का कुछ हिस्सा जो है वो नजर आता है। तो ये क्या हो सकता है? कुछ लोगों ने कहा ये मेकअप हो सकता है। मेकअप क्यों आप अपने हाथ के ऊपर लगाएंगे अगर आप किसी चीज को छुपाना चाहते हैं?
फिर उनके बाएं पैर में सूजन भी नोटिस की गई है। अभी जब चर्चाएं बढ़ गई तो व्हाइट हाउस ने इस पर एक स्टेटमेंट जारी किया और उस स्टेटमेंट में कहा गया है कि एक आम समस्या है जो कि 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में पाई जाती है और इसे क्रॉनिक वेनस इनसफिशिएंसी ये कहते हैं, जिसकी वजह से हाथों पैरों में सूजन आ जाती है। और ट्रंप के हाथ में जो पैच लगा है उसको लेकर व्हाइट हाउस ने कहा कि वो बहुत सारे लोगों से दिन भर में हाथ मिलाते हैं और एस्पिरिन लेते हैं, इसकी वजह से ट्रंप के हाथ में ये पैच आ गया है, लेकिन जांच में कोई गंभीर बीमारी नहीं पाई गई है। This is consistent with minor soft tissue irritation from frequent handshaking and the use of aspirin, which is taken as part of a standard cardiovascular prevention regimen. नैल साहब, दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बीमार है क्या? क्या खबरें हैं? पहले तो उनको हैंडशेक करना कम करना पड़ेगा। हैंडशेक ज्यादा करते हैं और डिसीजंस अलग अलग लेते हैं और इसी वजह से कहीं ना कहीं कुछ डिसोनेंस है उनकी बॉडी में भी और उनकी वेन्स में भी। वेन्स में जब ताकत नहीं रहती कि ब्लड को वापस हार्ट तक लेके जाएं तो ये प्रॉब्लम शुरू होती है। ये ज्यादातर प्रॉब्लम जो है ओल्ड एज के साथ एसोसिएट की जाती है। वैसे तो हमारे यहाँ ज्यादातर एस्पिरिन लोग नहीं खाते हैं, लेकिन अमेरिका में जरूर खाते हैं। वो एक तरीके से जो कार्डियोवैस्कुलर को रीएक्टिवेट करने के लिए उसको खाई जाती है। तो कहीं ना कहीं मैं ट्रंप साहब को कहूंगा अपना हेल्थ की तरफ ध्यान दें और जो उनके डिसोनेंस है, जो वो सोचते हैं, जो कहते हैं, जो करते हैं और जो होता है, उसको अगर सामान्य ले लें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये तो चलिए पर्सनल सी उनकी सेहत से जुड़ी बात थी, लेकिन अब जो उन्होंने कहा है उसकी बात, सेहत में कोई गड़बड़ भले ना हो लेकिन बयान देने में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता और वहां गड़बड़ ही गड़बड़ है। अब एक बार फिर ट्रंप ने कहा, लोगों ने गिना कि 24वीं बार बोले हैं ये कि मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुका दिया। अब इसके बाद कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर खूब हमले भी बोले थे। अब लेकिन जो बात कही है उसमें एक नई बात उन्होंने कह दी है। ट्रंप ने यह कहा कि भारत और पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई उसमें 5 जहाज गिरे। किसके गिरे उन्होंने कुछ ये नहीं बताया, बस ये कहा कि इस लड़ाई में 5 एयरक्राफ्ट गिरे और आप देखिए कितनी भीषण लड़ाई दोनों तरफ से चल रही थी और मैंने ये जंग रुकवा दी। तो क्लेम तो पुराना है लेकिन बात नई है जहाज वाली उन्होंने कह दी है। तो आप सुनिए उन्होंने क्या बोला। Something I'm very proud of. We stopped a lot of wars, and these were serious wars that would have been going on right now. You had India, Pakistan, that was going. In fact, planes were being shot out of there. 4 or 5, but I think 5 jets were shot down actually. And Lindsay, that was getting worse and worse, wasn't it? Huh? That was looking like it was going to go. These are 2 serious nuclear countries, and they were hitting each other. You know, it seems like a new form of warfare. You saw it recently when you looked at what we did in Iran, where we knocked out their nuclear capability, totally knocked out. That's going to be gone for a long time. But there seems to be a hit and then another hit, a hit and another hit. It's a different thing. But India. सर 5 जहाज गिरे, अब ये नई बात आई उनके बयान में। देखिए, मैं इस बात पे ऑफेंस लेता हूं। ऑफेंसिव है ये बयान, मेरे मेरे लिए ऑफेंसिव है। ये फिगर कहां से आई? पहले कहते हैं 4, फिर कहते हैं 5। इनका फोकस क्या था? इनका फोकस था कि मैं ये कहूं कि ये 2 न्यूक्लियर नेशंस के बीच में जो युद्ध हो रहा है मैंने रुकवाया, चाहे उसमें इतने बड़े बड़े जहाज गिर गए। पाकिस्तान तो 6 भी कहता है, वो कहता है 3 रफाल गिर गए। हालांकि इन्होंने ये थोड़ी कहा किसकी गिरे, इन्होंने सिर्फ ये कहा 5 जहाज गिरे। लेकिन ये तो इन्फ्लुएंस सभी को मालूम है क्योंकि एक्यूजेशन तो पाकिस्तान कर रहा है। और दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आ जाती है कि पाकिस्तान को ही खंडन करते हुए फ्रेंच अथॉरिटीज ने क्या कहा था? एक टेक्निकल डिफेक्ट से शायद रफाल गिरा है, बाकी तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो इसका मतलब है ये फिगर कहां से लाए हैं 4 और 5? हमने तो 6 जहाज उनके गिराए हैं। हम तो कहीं नहीं कह रहे कि हमने 6 जहाज गिराए। अगर आप देखिए उनका एक AEWC एयरक्राफ्ट जो हैंगर के अंदर, जिसकी पिक्चरें आपने दिखाई थी, पूरा का पूरा वो एयरक्राफ्ट तबाह और बर्बाद हो गया था। उसमें तो 5 लोग मरे भी थे साथ में। हम मरने का हमें दुख है, लेकिन जहाज तो उनका गया AEWC। हम तो कहते 2 गए हैं, उनके F-16 भी गए हैं और उनके कितने सारे ड्रोन्स, हमने 400 से 500 ड्रोन्स उनके शूट डाउन कर दिए हैं। उनके हमने 2-3 रेडार उड़ा दिए, 6 रेडार उड़ाए हैं और हमने उनके 11 से 13 एयरबेसेस उड़ाए हैं। हमारे पास तो पिक्चर्स हैं, हमारे पास प्रूफ है। लेकिन ऐसे कहना कि 5 जहाज गिर गए, ये मेरे हिसाब से एक अच्छी स्टेटमेंट नहीं थी। दूसरी बात है, श्योर भी नहीं थे। अगर श्योर होते तो 5 कहते, 4, 5 या फिर 5।
और तीसरी चीज जो मैं इस पे कहना चाहता हूं कि इसमें थोड़ी गलती हमारी भी है। हम ना महात्मा गांधी के देश के हैं, हम हमेशा सच बोलने के चक्कर में रहते हैं। हमने जाके सिंगापुर में भी बोल दिया कि कुछ हमारे जहाज गिरे थे और ब्लूमबर्ग के साथ मीटिंग भी कर ली। क्या जरूरत पड़ी थी हमें ये सब करने की? और कोई भी देश आज पूरे विश्व के अंदर बताता है, रशिया ने बताया कितने जहाज गए, यूक्रेन ने बताया, किसी ने बताया है, अमेरिका ने बताया कि उनके कितने गए थे किसी भी युद्ध के अंदर, कोई देश नहीं बताता। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ लोग जानना चाहते हैं, मतलब विपक्ष वाले ज्यादा, आप बताओ। अब ऐसे मैं आपको इस बयान पर स्टेटमेंट दिखाता हूं। ट्रंप के बयान पर कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा? उनके निशाने पर थे प्रधानमंत्री मोदी। कांग्रेस ने एक्स पर लिखा कि ट्रंप ने 24वीं बार कहा है कि उन्होंने व्यापार की धमकी देकर युद्ध रुकवाया, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री मोदी खामोश है और मोदी ने कारोबार के लिए देश के सम्मान से समझौता कर लिया है। मैंने एक और पोस्ट पढ़ा जिसमें एक पूर्व हमारे सैनिक, जो कि अब एक डिफेंस जर्नलिस्ट भी हैं, उन्होंने लिखा हुआ था कि हमें ट्रंप से सुनना पड़ रहा है कि इतने जहाज गिर गए, ये तो हमें भारत सरकार को बताना चाहिए था। उनकी तरफ से कभी कुछ क्यों नहीं कहा गया? समीर जी। देखिए, मुझे लगता है जब भी जरूरत हुआ है कि देश को कितनी जानकारी देना है, देश के विदेश मंत्रालय ने समय समय पर जानकारी दी है, सेना के शीर्ष अधिकारियों ने अपने अपने जहां भी स्पीच हुई उन्होंने देश को जानकारी दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी बहुत स्पष्ट शब्दों में इस बात को लेकर जिक्र करा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध विराम हुआ था, संघर्ष रुका था, उसमें किसी तीसरे देश का दखल नहीं था। तो अब ट्रंप अगर बार बार बोलेंगे तो ये जरूरी नहीं कि भारत बार बार उस बात का जवाब दे। प्रधानमंत्री अगर एक बार कह चुके हैं तो मुझे लगता है कि देश की जनता को और देश को प्रधानमंत्री की बात पर भरोसा होना चाहिए। उन्होंने एक बार कह दिया, अब ट्रंप तो बार बार बोलेंगे। मुझे लगता है ट्रंप तो वहां के राहुल गांधी बन गए, एक ही बात बार बार लेकर बोलते रहते हैं कि किस तरीके से बोलना है। ट्रंप उस पद की गरिमा को गिरा रहे हैं, राष्ट्रपति पद की गरिमा को। बार बार भारत जब इस बात का जिक्र कर चुका है कि डायरेक्टर जनरल वहां के दोनों के बीच बातचीत होने के बाद युद्ध विराम हुआ है, तो ट्रंप की बात को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। और विपक्ष ट्रंप को इतना महत्व क्यों दे रहा है? जब देश का प्रधानमंत्री कह रहे हैं, देश के विदेश मंत्री बोल रहे हैं, देश के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता आधिकारिक रूप से बोल रहे हैं, देश के सीडीएस बोल रहे हैं, सेना प्रमुख बोल रहे हैं, तमाम मंचों पर इस बात की जानकारी दे रहे हैं, आप उन पर भरोसा करोगे कि विदेश के एक राष्ट्रपति पर आप भरोसा करोगे? ये तो विपक्ष को सोचना चाहिए। अच्छा, एक और मुद्दा जो आजकल चल रहा है बहुत, कि भारत के ऊपर सैंक्शंस लग सकते हैं अगर भारत ने रूसी तेल खरीदना बंद नहीं किया तो। ये बात ट्रंप ने कही थी रूस के संदर्भ में कि रूस अगर 50 दिन के अंदर समझौता नहीं करता तो हम उन देशों पर टैक्स लगा देंगे, 100% टैक्स, जो उसका तेल खरीदते हैं या उससे व्यापार करते हैं। फिर नेटो के चीफ ने इस बात को दोहराया और उसमें भारत का नाम लेकर के उन्होंने इस बात को कहा। भारत की तरफ से इस बात का बड़ा साफ साफ जवाब दे दिया गया है, 2 बार जवाब दे दिया गया है। पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह कहा था कि भारत के लिए हमारा जो इंटरेस्ट है, सेल्फ इंटरेस्ट है, वो सबसे ऊपर है, तो हम जो भी काम करेंगे हमारा फोकस उसी पर होगा। अब जो पेट्रोलियम मंत्री हैं हरदीप पुरी, उन्होंने इस बात को लेकर और बिल्कुल साफ साफ ही कह दिया, और वो वाकई थोड़ा ज्यादा साफ ही बोलते हैं वो। उन्होंने कुछ डेटा भी दिया। उन्होंने कहा कि रशिया आज 9 मिलियन बैरल्स तेल, कच्चा तेल प्रतिदिन उत्पादन करता है। ये पूरी दुनिया के अंदर जो तेल का आउटपुट है उसका 10% है। आप कहते हो कि रूस का तेल मत खरीदो, तो आप ये समझते हो कि तेल के दाम कहां पहुंच जाएंगे अगर रूस का तेल बिकना बंद हो जाएगा? 10% अगर आप ऑयल दुनिया का बंद कर दोगे तो दाम तो बढ़ेंगे, मतलब उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? फिर आगे उन्होंने कुछ और डेटा दिया। फिर उनसे ये सवाल हुआ कि क्या आपके एक कार्यक्रम में, क्योंकि वो बोल रहे थे, क्या आपके ऊपर कोई प्रेशर है इस बात का कि ऐसा कहा अमेरिका ने? तो उन्होंने कहा, देखिए मेरे मन में कोई प्रेशर नहीं है और मैं ये भी नहीं समझता कि मेरा जो बॉस है वो ऐसे किसी प्रेशर में काम करते हैं। ये उन्होंने साफ कह दिया, मतलब मोदी जी किसी प्रेशर में काम नहीं करते और मेरी ताकत यही है कि मेरे बॉस को फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। फिर और डेटा देते हुए उन्होंने कहा कि 2022 में जब ये युद्ध शुरू हुआ रूस और यूक्रेन का, तो भारत 2% तेल, केवल अपने पूरे हिस्से का 2% तेल रूस से लिया करता था। आज भले ही वो आंकड़ा बहुत बढ़ गया है, लेकिन हम तब 27 देशों से तेल लेते थे, आज वो संख्या भी बढ़कर 40 हो गई है। तो वो कहना चाहते हैं हम तो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, दुनिया में अलग अलग सोर्सेस से हम लोग तेल खरीद रहे हैं, क्योंकि अगर किसी एक जगह पर कोई प्रॉब्लम आए तो हमारे लिए रास्ता कहीं खुला हो। ये वही बात है कि भाई जरूरत पड़ने पर भारत वही करेगा जिसकी हमें उस वक्त सबसे ज्यादा हमें आवश्यकता लगेगी। सर, इस पर हमने पहले भी चर्चा की थी, तब भी मैंने कहा था कि जब ट्रंप साहब ये कह रहे थे कि भारत जो है जिस तरह का देश इस समय है, ताकतवर देश है, वो किसी दबाव में नहीं आएगा। ये एक बहुत साफ बात है। मुझे नहीं लग रहा, जो टैरिफ ट्रेड को भी आपने 2 दिन पहले हम लोगों ने चर्चा की थी, तब भी मैंने इस बात पर जोर दिया था कि कोई हमारे ऊपर दबाव काम नहीं करेगा। और ये डाइवर्सिफाई जो है,
वो वहीं पर आता है। उसका जो फर्स्ट फेज है डिप्लोमेसी का कि नॉन अलाइन से मल्टी अलाइन तक जब आप आ रहे हैं, तो मल्टी अलाइन का ये हिस्सा है ना डाइवर्सिफाई। ट्रेड जो है आजकल डिप्लोमेसी का बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा हो गया है। तो जितने ज़्यादा देशों के साथ आप दोस्ती करेंगे, ट्रेड करेंगे, ऑयल ले रहे हैं, तो उससे एक तो फ़ायदा हो रहा है, डाइवर्सिफाई हो रहा है। दूसरा, आप किसी के दबाव में नहीं आते। कोई घटना हो जाती है, आप कहेंगे कि नहीं मैं तो बंद कर दूंगा, यहाँ तेल बंद कर दूंगा, यहाँ ये बंद कर दूंगा, कहीं और से ले लूंगा, कहीं से और से ले लूंगा। तो जब 40 देश आपके पास हों, और मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बहुत बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है। और जो हरदीप पुरी साहब कह रहे हैं, वैसे अभी तो हैं मंत्री, वो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं। उन्होंने ये भी कहा जो एक बार पहले जयशंकर साहब ने कहा था यूरोप के लिए, उन्होंने कहा कि ये तो एक दोपहर में इतना खरीद लेते हैं जितना मैं साल के 3 महीने में नहीं खरीदता। तो वही बात उन्होंने भी दोहराई है। खैर, अब मतलब साफ कर दिया भारत ने कि इस धमकी की वजह से किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आइए बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। कल बड़ी खबर आई कि आतंकवाद के खिलाफ भारत ने जो इंटरनेशनल मुहिम चलाई उसमें बड़ी कामयाबी हमें मिली। अमेरिका ने पहलगाम के आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार पाकिस्तान समर्थित द रेजिस्टेंस फ्रंट को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। अब अमेरिकी विदेश मंत्रालय में के बयान में टीआरएफ को डेजिग्नेटेड फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया। अमेरिका ने यह भी माना कि टीआरएफ लश्कर तैयबा का ही वो खोटा है जिसे यूएन पहले आतंकवादी संगठन मानता है और उसे बैन लगा चुका है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हमले के बाद टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। बाद में भले ही ये मुकर गया था और इसका खूब बचाव चीन और पाकिस्तान ने किया था यूएन में जाकर के, लेकिन अब आखिरकार टीआरएफ को आतंकवादी संगठन मान लिया गया है। लेकिन ये तो खबर कल की हो गई। पाकिस्तान में क्या होता है ये हम आपको दिखाते हैं। अभी तो तस्वीर आपके साथ सामने, खैर वो पहलगाम वाले हमले की चल रही है। पाकिस्तान में आतंकवादी खुलेआम घूम रहे हैं। अब जब ये अमेरिका के विदेश मंत्रालय का बयान है और किसी का नहीं सीधे, कि टीआरएफ मतलब लश्कर तैयबा और ये आतंकवादी संगठन है, तो लश्कर तैयबा के लोग तो पाकिस्तान में खुले घूम रहे हैं। जब अमेरिका का विदेश मंत्री एक बार फिर इस बात को रिआइटरेट कर रहा है, दोहरा रहा है कि लश्कर तैयबा आतंकवादी संगठन है, तो जहां वो है वहां पर क्या हो रहा है उसके लिए अमेरिका क्या करेगा? और वो लोग बातें क्या करते हैं आपको मालूम है? पाकिस्तान में एक स्टेटमेंट तो वहां ऐसा आया, एक आतंकवादी बोल रहा था कि जो लश्कर तैयबा और हाफिज सईद बोलते हैं, आईएसपीआर मतलब उनकी सेना का जो मीडिया विंग है, जो लश्कर तैयबा कहता है वही बात आईएसपीआर कहता है। वो तो खुलकर दावा कर रहे हैं कि हम और पाकिस्तान की सेना एक ही बात करते हैं। तो क्या करेगा अमेरिका इसके लिए? ठीक है, ये भारत की कूटनीतिक जीत तो हो गई, लेकिन इसके आगे जो जहां पर एक्चुअल कदम उठाने हैं आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए, क्या वो अमेरिका करेगा? क्या वो पाकिस्तान से कभी कोई सवाल पूछेगा? तो मैं आपको जो बयान बता रहा था पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों का, वो सुनाता हूं। जो आवाज प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद सईद की जुबान से निकली थी, वही आवाज आज आईएसपीआर की जुबान के अंदर भी है, वही आवाज सारे पाकिस्तान की अवाम की जुबान पर भी है। तो आपने देखा यहां तो खुलकर लश्कर तैयबा के लोग जो हैं वो तकरीरें करते हैं, और अब अमेरिका के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि टीआरएफ और लश्कर तैयबा एक हैं और सब आतंकवादी हैं। त्रिपाठी जी। नहीं सौरभ जी, बहुत फटी हुई आवाज़ है आतंकवादियों की भी, पाकिस्तान की भी, और ये जो डीजी आईएसपीआर जो है पूरी तरह से फटी हुई आवाज़ है। इनको इलाज की ज़रूरत है, ये उस तरफ जाएं तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और इस आवाज़ से जो बोल रहा है वो आवाज़ जाहिर है कि किसी गंदे गलत काम, नीच काम के लिए ही हो रही है। अमेरिका को ये बात समझ में आ रही है। अमेरिका का काम करने का अपना तरीका है, वो प्रतिबंध लगाएगा, वो दूसरे तरह के काम करेगा। असली इलाज करने के लिए वो, जैसे ट्रंप ने कहा था ना बांग्लादेश के लिए कि हमने मोदी को जिम्मा दे दिया है, तो पाकिस्तान का जिम्मा नरेंद्र मोदी को किसी से लेने की जरूरत नहीं है, वो ले लिया है। और मुझे लगता है कि ये जो प्रतिबंध वगैरह हैं ये आपको डिप्लोमेटिकली विन देते हैं, उन मंचों पर आपकी ताकत बढ़ाते हैं। असली काम जो होना है वो तो हो रहा है और होकर रहेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, असली काम होना है, होकर रहेगा। और साथ में जो एक चीज बड़ी अहम है, अगर ट्रंप का पहला टेन्योर देखे तो उन्होंने क्या कहा था? लाइज एंड डिसीटफुल पाकिस्तान को बोला था, और कहा था सेफ हेवन प्रोवाइडिंग सेफ हेवन टू टेररिस्ट। ये दो बातें उन्होंने कही थी।
पर साथ में जब वो मुनीर उनके पास आता है तो उसको बिरयानी भी खिला देते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी बातों में और उनके इंप्लीमेंटेशन में उनके नेशनल इंटरेस्ट काम आते हैं। और इसी वजह से मैं अपने को पैनलिस्ट से बिल्कुल सहमत हूं कि जो भी करना है भारत को करना है। और भारत को क्या करना है, देखिए अभी आतंकवादी जो हैं पाकिस्तान के अंदर ओपनली बोल रहे हैं और फिर बोल रहे हैं कि भारत के अगेंस्ट एक्शन करेंगे। अगर ओपनली बोल रहे हैं और ये चल रहा है और इस पे कोई रोक नहीं है तो इसका मतलब क्लियर लिंक है उनकी आर्मी, आईएसआई और साथ में उनके टेरर ऑर्गेनाइजेशंस की। और डीजी आईएसपीआर तो एक मीडिया है, लेकिन इस पे एक्शन क्या लिया जाएगा? अभी खौफ नहीं है जनरल्स के माइंड में, खौफ नहीं है आसिम मुनीर के माइंड में, खौफ नहीं है आसिम मलिक के माइंड में। इनके माइंड में जब तक खौफ नहीं आएगा तब तक आतंकवाद नहीं रुकेगा पाकिस्तान से हमारी तरफ। और इनके ऊपर खौफ लाना ही अब हमारी जिम्मेदारी है। अगर कोई भी ऐसा काम किया इन्होंने जिससे कोई भी टेरर एक्ट भारत के अंदर होता है तो उसके बाद उसका रिप्लाई इन जनरल्स के ऊपर भी लिया जा सकता है। ठीक सर, अब एक अगली खबर, इसकी जो इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट्स हैं उनकी दुनिया में ये चर्चा है, तो आज आपके सामने भी रखते हैं। ट्रंप की टैरिफ से पूरी दुनिया परेशान है। ट्रंप ने ब्रिक्स देशों पर खास तौर पर टैक्स लगाने की धमकी दी है। भारत भी इसमें आता है, रूस भी इसमें आता है, चीन भी इसमें आता है। अब इसके बाद रशिया और चाइना की तरफ से एक स्टेटमेंट आया। शुरुआत की रशिया ने कहा कि भारत, रूस और चीन ये तीनों देश पहले आपस में मिलकर बात किया करते थे, जो अब हम नहीं करते। तो ये जो त्रिकोण है, इन तीनों देशों को मिलकर दोबारा बातचीत की शुरुआत करनी चाहिए। ये बात रशिया ने कही। सवाल पूछा गया चीन के विदेश मंत्रालय से कि रूस ऐसा कह रहा है। चीन ने भी यही कहा। चीन ने भी कहा कि यह त्रिपक्षीय सहयोग न सिर्फ तीनों देशों के हित में होगा बल्कि पूरी दुनिया के लिए शांति और स्थिरता के लिए भी एक बहुत अहम भूमिका अदा कर सकते हैं हम ये तीनों देश, अगर हमारे मुद्दे एक हो जाएं तो। अब ये बात, इस बात से अमेरिका कितना परेशान हो वो अलग बात है। भारत में समझने वाली बात यह है कि ये हमारे लिए अचानक से इससे सुर क्यों बदले हुए हैं चीन के। अभी विदेश मंत्री का दौरा हुआ तो वो शी जिनपिंग भी आकर के मिला। वहां पर बात जो हुई वो डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने की बात हो रही है, कैलाश मानसरोवर यात्रा की तारीफ हो रही है, धन्यवाद दिया जा रहा है। अब ये बयान आया। वो तो एक तो एससीओ की जो समिट है ना, वो भी एक महत्वपूर्ण बात है। और अमेरिका जिस तरह से चाइना पर भी दबाव बना रहा है, उनके ऊपर टैरिफ को लेकर सारी बात हुई है और रशिया के साथ हो रहा है। मैं इन दोनों बयानों से बहुत पूरी तरह से सहमत हूँ कि यदि ये तीनों देश मिल जाएं तो जो ये ट्रंप साहब का 25वां बार बयान, 26वीं बार बयान जो आता है ना, वो शायद थोड़ा सा रुक जाएगा। अगर ये जो बयान रोज देते हैं ना, वो फिर आप कहते हैं कि 25वीं बार आज बोला है, कैसे रुकेगा? मैं सुन नहीं पाया। जब वो तीनों देश एक हो जाएं किसी मसले पर, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है। अभी तो चाइना इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको एससीओ समिट को पूरा करना है। इसके अलावा और कोई इंटरेस्ट नहीं है उसका? उसका इंटरेस्ट है, लेकिन वो दुश्मनी भी बराबर की है ना, इंटरेस्ट भी बराबर का है। हमसे प्रतिस्पर्धा भी करेगा, प्रतिस्पर्धा भी करेगा, लेकिन खुली दुश्मनी भी नहीं चाहता। खुली दुश्मनी भी नहीं चाहता, ऐसा मुझे। ठीक है, समीर जी कुछ बोल रहे थे चीन को लेकर, सर मैं आता हूँ। देखिए, चीन ने तो अभी पहलगाम जो आतंकी हमला हुआ उसकी निंदा की है कड़े शब्दों में। उनका चीन का बयान भी आ गया। और देखिए, चीन दोस्ती कम दुश्मनी ज़्यादा निभाता है। चीन का अगर इतिहास देखोगे तो वो दोस्त कम बनाए, उससे दुश्मन ज़्यादा बनाए। भारत, रशिया और चाइना मिलेंगे तो बहुत बेहतर होगा दुनिया के लिए भी, एशिया के लिए बहुत अच्छा होगा कि भारत और चीन मिलकर साथ रहे। लेकिन चीन का जो इतिहास रहा है धोखा देने का, और चीन तो अपना माल भारत में खपाना चाहता है। हमारे लेकिन ये अच्छा कैसे? ये तो ट्रंप को लाल झंडा दिखाना होगा। नहीं, ठीक है, लेकिन आप ट्रंप अगर अपने हिसाब से मनमानी करेंगे, अपने हिसाब से टैरिफ लगाएंगे किसी भी देश के ऊपर, और जो उनके हितैषी देश है उनको भी अगर वो परेशान करेंगे, कनाडा जैसे उन्हें करीबी देश को अगर वो कह देंगे कि हमारा 51वां राज्य आप बन जाओ, तो ट्रंप की क्या मानसिकता है समझ में आ सकती है। सर समय बिल्कुल ही। सर एक छोटा कमेंट आपका इस पर। चीन प्रतिस्पर्धी है किसका? अमेरिका का। तो वो चाहता है कि एंटी वेस्ट अलायंस हो, और ये आज की बात नहीं है, ये कई 10 साल से चल रही है। अगर तीनों देश मिल जाते हैं तो 38% के करीब तो पॉपुलेशन है। आप सोचिए, जीडीपी सेकंड लार्जेस्ट और फोर्थ लार्जेस्ट तो अगर मिल जाए तो जीडीपी कितना बड़ा बन जाता है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये आती है कि चीन चाहेगा कि हम एंटी वेस्टर्न हो जाए। चीन चाहेगा कि हम जो खेमा क्वाड का है या फिर जो हम वेस्ट के साथ दूसरे क्लोज रिलेशनशिप में है उधर से दूर हो जाए। और ये मेन रीजन है, और इसी वजह से चीन खुश नहीं है ब्रिक्स के अंदर भी, क्योंकि हम ज्वाइंट स्टेटमेंट में साइन नहीं करते या शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में साइन नहीं करते जो वेस्टर्न देश और यूएसए के खिलाफ हो। फूंक कर कदम रख रहा है, तो जो भी किया जाएगा बहुत सोच समझ के किया जाएगा।